हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और हमारे वीकली रिवीजन प्रोग्राम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 जुलाई से 26 जुलाई तक की इंपॉर्टेंट न्यूज़। हालांकि ये न्यूज़ उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगी जिन्होंने रेगुलरली क्लासेस ली हैं। हालांकि उन लोगों को भी कुछ मदद मिलेगी जिन्होंने अपने अनेक कारणों की वजह से क्लास नहीं ले पाए, बट उन्हें चाहिए एक वीकली कंपाइलेशन, तो उनके लिए भी मदद रहेगी। बट ज़्यादा मदद उन लोगों के लिए है जो रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं और रेगुलर क्लासेस लेने के बाद रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए खास बेनिफिट रहता है। तो पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, बट जब पिछले संडे क्लास नहीं हो पाई थी तो उस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ छोड़ी नहीं जाएगी, सारे द हिंदू के आर्टिकल्स कवर किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं प्रॉपर 13 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में क्या क्या महत्वपूर्ण और खास रहा है द हिंदू के न्यूज़पेपर में और क्या है इस मामले में हमारे पहला आर्टिकल। तो जो हमारा पहला आर्टिकल था ये पेज 5 से था और ये समझिए कि इसका रिलेवेंस जो है वो GS पेपर 2 में है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा सदस्य के रूप में। अब इस दौरान देखिए आप लोग को मैंने प्रॉपरली सभी चीज़ें क्लियर की थी और एक बात जो हम लोग सभी जानते हैं खासतौर पर वो ये है कि राज्यसभा के टोटल 250 जो सदस्य हैं, इनमें सदस्यों की संख्या 12 ऐसी है जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है और इसके अलावा 238 सदस्य ऐसे हैं जो यहाँ पर निर्वाचित होकर आते हैं। अब दरअसल ये जो 12 सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों में से 4 का स्थान खाली था जिन्हें फिलहाल अब नॉमिनेट कर दिया गया है। तो ये नॉमिनेट किए गए 4 लोग कौन कौन है? तो नॉमिनेट किए गए 4 लोगों में है, पहले हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरे हैं उज्ज्वल निकम, तीसरे हैं इसके अंदर सदानंदन और चौथे हैं इसके अंदर मीनाक्षी जैन। तो देखिए दरअसल ये 4 लोग हैं जिन 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया। हालांकि सभी लोग अपने आप में खास रहे हैं सभी चीज़ों को लेकर के। जैसे कि जो पहली पर्सनालिटी है इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है ये? तो देखिए दरअसल ये हमारे पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। पूर्व विदेश सचिव रहने के साथ साथ ही इन्हें 2023 में संपन्न हुई हमारी G20 के सम्मेलन के दौरान एक खास भूमिका भी दी गई थी और इस समय ये समझ लीजिए कि इन्हें जो खास भूमिका दी गई थी वो खास भूमिका इस प्रकार थी कि इन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में G20 समिट में दे दी गई थी। तो इन्होंने इस दौरान भी खास भूमिका निभाई है। हालांकि जिस समय ये अपने फॉरेन सेक्रेटरी के पद पे थे उस दौरान तो उन्होंने देश के लिए खास कार्य किए ही हैं। उसके बाद ये राजनीतिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए थे, तो काफ़ी भूमिका इनकी खास रही है जिस वजह से सम्मान देते हुए इनको राज्यसभा में अब फिलहाल नामित कर दिया गया है। दूसरा जो नाम है वो है उज्ज्वल निकम का। तो उज्ज्वल निकम भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास रहे हैं, ठीक है। और उज्ज्वल निकम की खास बात यहाँ पर यह देखी गई है कि चीज़ें इन्होंने काफ़ी कुछ संभाली है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, क्योंकि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं 26/11 के मुंबई अटैक के मामले में, तो इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका। इसके अलावा इन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण मामले संभाले। तीसरा जो नाम है वो नाम है यहाँ पर C सदानंदन। ये कौन है? ये दरअसल एक टीचर रहे थे, इनको मास्टर के रूप में जाना जाता है और इनकी खास बात ये है कि इनका जो इतिहास रहा है वो दंगा पीड़ित रहा है। दरअसल जिस समय ये RSS से जुड़े तो इन्हें दक्षिण भारत के अंदर एक खास दंगे का सामना करना पड़ा जिसमें इनके दोनों ही पैर चले गए थे। इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे 1994 के वायलेशन के अंदर। बट फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि इस पूरे के पूरे दंगे की घटना के बाद इनके हौसले नहीं टूटे और इन्होंने जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियों को हासिल किया। और जो चौथा नाम है यहाँ पर वो है मीनाक्षी जैन। दरअसल ये हिस्टोरियन है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत काफ़ी कुछ जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। इन्होंने कई किताबें भी की हैं भारत के इतिहास को लेके, तो इसी वजह से इन्हें सम्मान दिया गया। तो ये 4 लोग थे जिन्हें फिलहाल शामिल कर लिया गया राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में। हालांकि मनोनीत सदस्य के रूप में तो जिनको भी शामिल किया गया है ये बात बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग लंबे समय तक याद रख सकें या फिर इनसे जुड़े हुए सीधे क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर सकें। बट यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है। वो महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आती है कि संविधान क्या कहता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के बारे में। ये राज्यसभा की जो सदस्यों की संरचना हम लोगों ने डिसाइड की हुई है कि 238 सदस्य निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य मनोनीत होंगे। क्या ये बात कहीं संविधान में लिखी हुई है? तो आप लोग को मैंने ये बातें पहले भी क्लियर की थी कि देखिए दरअसल हमारा जो संविधान है वो इस मामले में प्रावधान करता है संविधान के अनुच्छेद 80 में। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 80 हमें ये बताता है राज्यसभा के सदस्यों के बारे में कि कौन कहां से कैसे निर्वाचित होगा। अब इस दौरान हमें पता चलता है कि राज्यसभा से जुड़ा हुआ जो संविधान का अनुच्छेद 80 है, इस अनुच्छेद 80 के अंदर 5 अलग अलग क्लॉजेज हैं, यानी कि 5 भाग हैं संविधान के अनुच्छेद 80 के। अब ये पांचों भागों में क्या क्या बात शामिल है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 का जो पहला भाग है ये भाग हमें बताता है इसकी संरचना के बारे में कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार की होगी। तो जो इसका पहला क्लॉज है इसमें है
एक खंड का, और का कहता है कि देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य होंगे नाम निर्देशित, जिसको हम लोग मनोनीत भी कहते हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत होंगे, ये बताया गया है अनुच्छेद 80 के भाग 1 के भाग का में। ठीक है, इसके अलावा दूसरी स्थिति यहाँ पर है ख की। तो ख में बताया गया है कि भाई इसमें 238 होंगे निर्वाचित प्रतिनिधि जो राज्य से और यूटी से आएंगे। तो 238 प्लस 12 इज इक्वल टू 250। तो ये हो गई हमारी राज्यसभा की संरचना। इस प्रकार हमारी 250 सदस्यों की राज्यसभा बनेगी। अब लेकिन 250 सदस्यों की राज्यसभा तो बनेगी, अब बाकी के क्लॉज क्या कहते हैं, तो अब ध्यान देना होगा हमें इसके भाग 2 पे। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि दरअसल राज्यों के पास सीटें किस प्रकार से जाएंगी। अब हम लोगों ने ये तो बता दिया कि राज्यों की और यूटी की जो टोटल सदस्य संख्या होगी मिलाकर वो 238 होंगी, लेकिन किस राज्य को कितना भाग मिलेगा और किस यूटी को क्या भाग मिलेगा ये कैसे डिसाइड होगा, तो वही बात बताता है हमारा अनुच्छेद 80 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है कि देखिए सारी चीजें निर्धारित होंगी संविधान की चौथी अनुसूची के हिसाब से। अब चौथी अनुसूची तो अलग अलग अनुसूचियां अलग अलग मामले में प्रावधान करती हैं, ठीक इसी प्रकार से संविधान की चौथी अनुसूची ये प्रावधान करती है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा सभी राज्यों और यूटी के मध्य किस प्रकार से किया जाएगा। तो जो बंटवारा यहाँ किया गया उसी बंटवारे के अकॉर्डिंग अलग अलग राज्यों से हम लोग सदस्यों का चयन कर लेते हैं। ठीक है, अब भाग 3 क्या कहता है, तो भाग 3 ये कहता है यहाँ पर कि देखिए जो ये 12 सदस्य हैं इन 12 सदस्यों का चयन कैसे होगा। अब 12 सदस्य मनोनीत है, पर मनोनीत किस आधार पे करेंगे, तो यहाँ पता चलता है मनोनयन का आधार और साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष व्यावहारिक अनुभव के आधार पर लोगों का चयन किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी चुन लिया जाए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, तो 140 करोड़ की जनसंख्या में से तो किसी का भी चयन हो सकता है, बट यहाँ इन्होंने बताया कि हर किसी को नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि अपने घर से किसी को बुला दिया, चलिए जी आपको हम राज्यसभा ले जा रहे हैं, ये काम नहीं करना। तो इन्होंने बताया कि देखिए दरअसल विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर आप साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को ला सकते हैं। और इसके अलावा वहीं हमारा जो इस अनुच्छेद 80 का भाग 4 है वो ये कहता है कि जो भी चुनाव की प्रक्रिया यानी कि जो निर्वाचित सदस्यों की प्रक्रिया है, निर्वाचित सदस्यों की स्थिति रहेगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। तो जो सदस्य निर्वाचित होंगे उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल करके चुना जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से 5 भाग है और 5 भाग बताता है हमें राज्यों के राज्य संघ क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो दरअसल जो हमारा भाग 4 है ये हमें बताता है कि राज्यों से चुनाव कैसे होगा राज्यसभा के सदस्यों का, और भाग 5 बताता है कि जो यूनियन टेरिटरी है वहां से कैसे चुनाव होगा राज्यसभा के सदस्यों का। तो भाग 4 कहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चयन किया जाएगा। वहीं भाग 5 बताता है कि यूटी से सदस्यों का चयन किया जाएगा उस विधि से जो विधि संसद निर्धारित करती है, यानी कि संसद जैसी विधि बताएगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्यक्रम आगे चलेगा। तो ये हमारे अनुच्छेद 80 है। पहला संरचना बता रहा है कहाँ से कैसे मतलब कैसे कैसे सदस्य आएंगे। भाग 2 चौथी अनुसूची की बात करता है। तीसरे में कहा गया है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो कैसे आएंगे। चौथे में बताया गया कि राज्य से सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, और 5वें से बताया गया कि यूटी से निर्वाचन की विधि क्या रहेगी, किस प्रकार से लोग यूटी से निर्वाचित होंगे राज्यसभा में। क्लियर है बात सारी सारी। तो इंपॉर्टेंट है संविधान का अनुच्छेद 80, याद रखिएगा क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है, चर्चाओं में फिलहाल आया है। चलिए इस बात को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे अपने दूसरे आर्टिकल पे। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो जीएस पेपर 2 के हिसाब से रिलेवेंट है, क्योंकि टाइटल का कहना है फिलहाल मनरेगा अटेंडेंस सिस्टम बीइंग मैनिपुलेटेड, सेंटर टेल स्टेट मॉनिटरिंग मेजर्स प्रपोज। तो देखिए दरअसल फिलहाल हमारे केंद्र सरकार ने राज्यों को ये बताया कि भाई आपके यहाँ पर मनरेगा की जो अटेंडेंस प्रणाली है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, यानी छेड़छाड़ की जा रही है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए हमारे जितने भी लोग मनरेगा में काम करते हैं, मनरेगा वाले लोगों के लिए एक खास अटेंडेंस प्रणाली होती है, और जो खास अटेंडेंस सिस्टम होता है उसको कहा जाता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब दरअसल ये जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके तहत हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक आईडी होती है, उसका अपना एक प्रॉपर डैशबोर्ड होता है। अब दरअसल हर एक व्यक्ति को अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। तो अटेंडेंस मार्क करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप सुबह साइट पे पहुंचेंगे तो साइट से आपको एक फोटो अपलोड करनी होती है, और जब आप शाम को काम खत्म करेंगे तो काम छोड़ने से पहले भी आपको एक फोटो अपलोड करनी होती है, जो ये बताता है कि आप किस जगह पर काम करने गए थे, क्योंकि जियो टैगिंग भी इसके अंदर होती है। जियो टैगिंग के अलावा आप मौजूद हैं और आप कार्य कर रहे हैं, ये स्थिति भी यहाँ दिखाई जाती है। लेकिन अब दरअसल हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपनी मन मर्जी से छेड़छाड़ करते हुए शो कर रहे हैं कि वो कार्य कर रहे हैं। तो जब चीज़ों को जाना समझा गया तो सरकार को यह पता लगा कि दरअसल 7 अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिसके तहत मैनिपुलेट किया जा रहा है इस अटेंडेंस प्रणाली को, जिसमें पहला है अप्रासंगिक या असंबंधित तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। यानी कि आपको
फोटोज ऐसी अपलोड करनी थी जो ये दिखाएं कि आप काम की साइट पर मौजूद हैं और आप काम कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी मनमर्जी से उनको जो भी फोटो ठीक लग रही है वो वही फोटो अपलोड कर दे रहे हैं जो काम से जुड़ी हुई नहीं है और अप्रासंगिक है और कार्य से असंबंधित है। यानी कि मनरेगा की नीतियों के तहत ऐसी फोटो को स्वीकार नहीं किया जाना था, फिर भी आपने अपलोड किया। घर बैठे हुए फोटो अपलोड कर देना, कहीं बाहर घूम रहे फोटो अपलोड कर देना, चलते फिरते फोटो अपलोड कर देना, तो ये चीजें बताई गई कि गलत है। लोग केवल ये सोच रहे हैं कि फोटो अपलोड करने से काम चल जाएगा, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि फोटो केवल अपलोड नहीं करनी है, काम करते हुए फोटो अपलोड करने का यहाँ पे विधि का पालन करना है, ऑन साइट विद जियो टैगिंग। तो इसी वजह से मैनिपुलेट का मामला यहाँ पर निकल के आया। दूसरी स्थिति यहाँ पर है फोटो टू फोटो कैप्चरिंग, यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो समझदारी दिखा रहे हैं, बेशक अब मनरेगा के वर्कर हैं पर दिमाग बहुत है भारत के लोगों के पास। तो लोग क्या कर रहे हैं कि किसी ने एक फोटो क्लिक करवा ली है तसला उठाकर या फावड़ा पकड़ के, अब वो बार बार उसी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटो टू फोटो कैप्चर की विधि अपना रहे हैं। यानी कि बस एक मोबाइल में फोटो है, उसी फोटो के थ्रू दूसरे फोन से फोटो कैप्चर करके अपलोड करा दे रहे हैं, ये वाला काम चल रहा है जो कि मैनिपुलेशन में गिना गया है। इसके अलावा वास्तविक बनाम दर्ज संख्या में भी अंतर, तो आपकी जो दर्ज संख्या है वो अलग है और जो वास्तविक संख्या है वो भी अलग है, दोनों में अंतर आ रहा है, तो इसके थ्रू भी आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं बार बार। इसके अलावा लिंग संरचना में भी अंतर पाया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि कोई मनरेगा के वर्कर महिला है, उसकी जगह पुरुष की फोटो अपलोड हो जा रही है, कोई पुरुष है मनरेगा का वर्कर तो महिला की फोटो अपलोड हो जा रही है, यानी कि लिंग का अंतर आ रहा है। तो जिन लोगों ने जांच की उन्होंने पाया कि ये तो बड़ी गड़बड़ी है अपने आप में, पुरुष के नाम पर आईडी अलॉटेड है, महिला काम कर रही है, महिला की फोटो आ रही है, और या महिला के नाम पर आईडी अलॉटेड है तो पुरुष की फोटो ही आई जा रही है सुबह शाम, ये भी गलत है। इसके अलावा एक ही तस्वीर का अपलोड किया जाना, यानी कि एक व्यक्ति ने एक फोटो क्लिक कर ली है अपनी और उसी के बाद में वो फोटो टू फोटो कैप्चर के तहत बार बार वो सेम फोटो ही अपलोड किया जा रहा है। उसे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई आगे अगर जांच होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या स्थिति मेरे साथ में होगी, तो किसी से कोई फर्क नहीं है, बस एक फोटो जो कैप्चर है वही अपलोड किए जा रहे हैं और कहीं से भी अपलोड किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुबह और दोपहर की तस्वीरों में श्रमिकों का अलग होना, सुबह फोटो अपलोड कर दी रामू ने, शाम को फोटो अपलोड कर दी रमेश ने, ठीक है, दूसरे दोस्त को कह दिया कि यार देख मैं तो अब आ नहीं रहा हूँ, मैं तो घर आ चुका हूँ, तू फोटो अपलोड कर दे। तो कोई भी किसी की भी फोटो अपलोड कर दे रहा है, सुबह में काम करने वाला व्यक्ति अलग है, शाम वाला व्यक्ति अलग है, ये भी एक बड़ा अंतर पाया जा रहा है जो कि मैनिपुलेशन का है। उसके अलावा दोपहर के सत्र में तस्वीरों को अपलोड ना होना, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि काम वाम कर लिया है या काम किया ही नहीं है, सुबह आए साइट पे रहे थोड़ी देर, फोटो क्लिक की, घर चले गए, बाद में आई ही नहीं और फोटो अपलोड हुई ही नहीं। तो इस तरह की चिंताओं के तहत अब फिलहाल यहाँ पर हमारी सरकार ने कह दिया कि भाई लोग कर रहे हैं अब हमारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल, यानी कि लोग सोच रहे हैं कि सरकार तो पागल है और सरकार के साथ कुछ भी किया जा सकता है, जो कि बहुत गलत है। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह से काम संभाल सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कर लीजिए, कल को परेशानी आपको ही होगी। तो अब फिलहाल सरकार ने बदल दिया है नियम और कह दिया है कि क्या क्या सुधार हम कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा है कि देखिए आपकी जो फोटोज़ हैं इनको वेरीफाई करना पड़ेगा ग्राम पंचायत के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। हालांकि जो ग्राम पंचायत का स्तर है इस लेवल पे हमें चाहिए 100% वेरिफिकेशन। 100% वेरिफिकेशन होगा तो ही चीज़ों को स्वीकार किया जाएगा और स्वीकारने के बाद तभी आपका पेरोल बनेगा, तभी पैसे मिलेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे किसी भी श्रमिक को। तो बाद में आपको ही परेशानी होगी और किसी को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ ये भी कह दिया गया है कि भाई अब आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि अब वेतन बिल बनाने से पहले भी मस्टर रोल में संशोधन किया जा सकता है। तो इस चीज़ पे पहले ये काम जो था वो जिला कलेक्टर के स्तर पर हुआ करता था, बट अब कह दिया गया है कि इस काम को अब आराम से किया जा सकता है। तो ये कुछ परिवर्तन कर दिए हैं फिलहाल हमारी सरकार ने। तो हमारे देश के लोग तेजस्वी है या नहीं है, मानते हो ना? मानते हो? कमेंट करो जरा, देखते हैं कितने लोग मानते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताओ। तो फिलहाल तेजस्वी लोग हैं और ऐसी स्थिति बहुत सारे क्षेत्रों में हो रही है देश में। हो सकता है कि आपने अपने यहाँ पर भी देखा हो कि लोग इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं सरकारी नीतियों से, बताइएगा जरूर। चलते हम लोग आगे और समझते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारी जीएस पेपर 2 के मामले में रिलेवेंस है इसका। टाइटल का कहना है लोकसभा मेंबर्स टू सून मार्क अटेंडेंस फ्रॉम सीट यूजिंग मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो देखिए अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं वो सदस्य जल्द ही अपनी सीट पर बैठे बैठे अपनी अटेंडेंस को लगा पाएंगे। अभी का नियम क्या है? तो देखिए स्थिति कुछ इस प्रकार की थी, पहले हमारे जो सदस्य हैं उनकी अटेंडेंस लगा करती थी एक रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, पहले एक रजिस्टर पर अटेंडेंस लगा करती थी। बट समस्या ये है कि हमारे पास में लोकसभा के सदस्य हैं 543 और राज्यसभा के सदस्य संख्या है हमारी 250। अब दरअसल जब कभी भी लॉबी में खड़े होकर के आप अटेंडेंस लगाया करते थे रजिस्टर के ऊपर तो सभी की लाइन लग जाया करती थी, जिससे कि इंतजार भी करना पड़ता था और समय भी बहुत खराब हो जाया करता था अटेंडेंस लगाने के लिए। हालांकि रजिस्टर के सिस्टम को अभी थोड़े समय पहले ही बदल दिया गया और पिछले साल ओम बिरला साहब ने कहा कि
कि रजिस्टर पे तो नहीं, आपके लिए हम डिवाइस रख रहे हैं, टैबलेट ले लेते हैं और टैबलेट पे सब लोग अटेंडेंस लगाया कीजिएगा। टैबलेट के थ्रू सिग्नेचर का काम अब शुरू हो गया। हालांकि अभी भी सदस्य संख्या तो वही है, तो सभी को एक एक करके आना पड़ता है और अटेंडेंस लगाना पड़ता है, जिससे कि अभी भी दिक्कतें चल रही है। इसके अलावा एक दिक्कत ये चल रही है कि बहुत सारे लोकसभा सदस्य ऐसे हैं जो आते तो हैं अटेंडेंस, यानी कि लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो बहुत सारे सदस्य तो ऐसे हैं जो आते तो हैं लेकिन वो अटेंडेंस लगा करके ही घर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि मामला लॉबी में है और लॉबी से क्या होता है कि वहीं पे साइन की अटेंडेंस की और वहीं से वापस चले गए, यानी कि उन्होंने सदन की जो कार्यवाही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब फिलहाल हमारे देश में नियम बदल रहा है और नियम बदलते हुए ये कह दिया जा रहा है कि अब आने वाले समय में अटेंडेंस जो होगी वो सीट पर ही लगेगी और अटेंडेंस जो सीट पर लगाई जाएगी उसमें आपको 3 मौके मिलेंगे, 3 तरीके होंगे। या तो आप बायोमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के अलावा आई कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और बायोमेट्रिक या आई कार्ड के अलावा पिन का यूज़ करके भी अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये 3 आपको विकल्प हम लोग दे देते हैं। तो इस सिस्टम को जल्दी ही शुरू किया जाएगा। वैसे माना जा रहा था कि मानसून सत्र में इसको शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही मानसून का तो सब शुरू हो चुका है, बट मानसून सत्र के लिए पहले प्रस्तावित था और साथ साथ ये भी समझिए कि जल्द ही इस पूरे के पूरे सिस्टम को राज्यसभा में भी शुरू किया जाएगा ताकि चीज़ें ठीक हो सकें और जितने भी सदस्य हैं जो भी अटेंडेंस लगाएं वो पार्टिसिपेट भी करें। सदन की कार्रवाई में ऐसा ना हो कि बाहर से ही वापस चले भी जाएं। ठीक है, तो गलत इस्तेमाल नहीं करना है, सही इस्तेमाल करना है जो भी आपको अधिकार यहाँ मिला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताइएगा जरूर। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जीएस पेपर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और फिलहाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टोल्ड टू पब्लिसाइज ऑयल शुगर कंटेंट्स ऑफ इंडियन स्नैक्स। ठीक है, तो अब दरअसल क्या हो गया, हमारे सरकार ने विभाग ने क्या कहा है, सभी विभागों को ये बोला गया है कि अब आपको ना डिस्प्ले करना पड़ेगी डिटेल्स। क्या करनी पड़ेगी? डिस्प्ले डिटेल करनी पड़ेगी। तो सरकारी विभागों को बोल दिया गया जहाँ कहीं भी कैंटीन्स हैं उन सभी कैंटीन्स के अंदर आपको ये बताना है कि खाने के अंदर किस प्रकार से आपने ऑयल यूज़ किया है और किस प्रकार से आपने शुगर यूज़ किया। तो मेन जो मामला है वो ऑयल का ही है और शुगर का ही है और साथ साथ ट्रांसफैट का भी है। ठीक है, तो ऑयल, शुगर और ट्रांसफैट की मात्रा क्या है आपको बतानी है, यानी कि भोजन के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी कैंटीन में या किसी भी जगह पर कुछ भी खाने पीने को मिल रहा तो इंसान खा ले। तो जो भी कैंटीन के संचालक हैं उन्हें वहां पर प्रॉपर डिस्प्ले करनी पड़ेगी डिटेल और डिस्प्ले करते हुए ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें शामिल है। साथ साथ अगर खाने जाने वाली चीज आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो आपको सिगरेट की तरह ही एक वहां पर चेतावनी भी लिखनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि लंबे समय तक अगर आप इन चीजों को खाएंगे तो ऐसे में आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, दरअसल भारत में ना आजकल कुछ जो सामान्य समस्याएं हैं उनमें एक है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। कुछ लोगों की मोटापे की स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी जो व्यस्त जीवन है उसकी वजह से। और व्यस्त जीवन में भागदौड़ के अलावा हम ये भी देखते हैं कि आजकल भारत में एक खास चीज़ कॉमन हो गई है और वो है डायबिटीज़। भारत के लोगों को डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, मधुमेह के वो शिकार हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें भी लोगों को हो रही है, हाइपरटेंशन की स्थिति भी लोगों के साथ में चल रही है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने जीवन में। लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा रीज़न है हमारा खान पान। हम लोग शुगर एक बड़ी मात्रा में लेना पसंद करते हैं। हमारे जीवन में ये स्थिति बनी हुई है कि चाय भी पीने का मजा तभी आता है बहुत सारे लोगों को जब तक कि होठ चिपक ना जाए मिठास से। जलेबी हम लोग बहुत खाना पसंद करते हैं, हमारे देश में ये भी एक चलन चल रहा है। मिठाइयों का चलन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पैकेज्ड फूड का चलन भी बहुत चल रहा है। समोसे, ब्रेड, मोमोज, ये तो रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो रखे हैं। तो फिलहाल सरकार का ये कहना है कि जो भी आप बेच रहे हो उसको प्रॉपर आप एडवर्टाइज करो। बिस्कुट, चाय, ठीक है, तो बिस्किट के साथ क्या व्यवहार है, बिस्किट को बोल दिया इन्होंने, चाय को इन्होंने बोल दिया, सब कुछ उन्होंने बोला। ठीक है, तो आपका समोसा है, पकोड़ा है, चाय बिस्किट है या जलेबी है, आपको सबकी डिटेल बतानी है किसमें क्या क्या शामिल है। तो कैफेटेरिया है, लॉबीज है, हर जगह पर खाने को इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करनी है जिससे कि लोग जागरूक हों इस मामले में कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी एस्पेक्ट उन लोगों को समझ में आए, इसी वजह से ये कार्य करने का आदेश दे दिया गया। और ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। जितनी भी कैंटीन है, जितनी भी जगह होंगी, उन सभी को बोला जाएगा कि भाई आप अपने यहाँ जो भी आप बेच रहे हो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करोगे। और बात केवल इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने तक नहीं है, अगर ये खाने के मामले में हानिकारक है तो लोगों को बताओ कि लंबे समय तक अगर आप समोसा खाओगे रोज रोज तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। लोगों को समझाओ कि अगर आप रोज रोज मोमोज खा सकते हो तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। हालांकि हमारे देश में कोई भी दुकान वाला इस काम को करना नहीं चाहता होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा काम खराब हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे या लोग बच के जाएंगे। बट फिर भी खाने पीने से सभी चीज़ों से पहले प्रायोरिटी पे कौन है? स्वास्थ्य प्रायोरिटी पर है। और वही स्वास्थ्य की प्रायोरिटी देते हुए ये चीज़ें फिलहाल हमारी सरकार ने प्रस्तुत की है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेल्दी चीज़ें अपनाने के लिए कहा जा रहा है कि जितना हो सकता है हेल्दी जीवन अपनाइए। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए अच्छे से, घर का खाना अच्छे से खाइए, ठीक है ना। तो हेल्दी डाइट लीजिए, मिलेट्स लीजिए,
जिससे कि आप मोटापे से बच सकें। और जो आपकी ये स्नैक्स खाने की आदत है बाहर की, या बाहर की जो पैकेज ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, इनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है, तो इनसे भी बचेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए, एक अच्छा जीवन आप जी पाएंगे। सरकार ने ये काम किया तो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, नोट डाउन करके ज़रूर से रखिएगा। अगली कहानी क्या कह रही है हमारी, तो अगली कहानी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के हिसाब से। क्रिएट सिंपल मैकेनिज्म टू रिमूव प्राइवेट इमेजेस वीडियोस ऑफ वीमेन फ्रॉम इंटरनेट, ऐसा कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। अब देखिए मामला मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचने वाले मामले में यह पता चलता है कि एक महिला का मामला था और महिला की कुछ प्राइवेट तस्वीरें और प्राइवेट वीडियोस अपलोड कर दी गई थी वेबसाइट पे। हालांकि महिला खुद एक एडवोकेट है और महिला ने इस मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुकदमा दर्ज करते हुए बोला गया कि भाई देखो, पहले बात तो मेरी ये सारी की सारी चीज़ें हटाओ। तो कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट करके बोला गया कि भाई ये सारी की सारी डिटेल्स हटाई जानी चाहिए, ज़रूरी है और ये चीज़ें ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि जैसे ही सभी चीज़ें हटाई गई तो फिलहाल जवाब दिया गया वेबसाइट्स के द्वारा कि देखिए हटा तो दी गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी महिला की जो पॉर्न वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल थी। अब ये मामला जब सुना गया हाईकोर्ट के अंदर, तो हमारे हाईकोर्ट ने ये बात खुद कही कि देखो, बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि अगर कभी भी कहानी किसी पॉलिटिकल लीडर की होती है या किसी भी जज की होती है तो हमारा प्रशासन बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन एक आम नागरिक के मामले में हमारा प्रशासन तेजी से काम नहीं करता और हमारा प्रशासन बहुत ज़्यादा ढिलाई भी देता है, जो कि गलत है। हमें हर मामले में पूरी तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी बेस्ट हम अपना दे सकते हैं वो बेस्ट काम हमें हमेशा करके दिखाना चाहिए। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। केवल बात इतनी ही नहीं हुई, इन सभी बातों के तहत ये पता चलता है कि स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरें या निजी वीडियो वेबसाइट्स पे अपलोड हो जाती हैं तो उन्हें वहां से हटाने के लिए भी एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से अब यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक सिंपल मैकेनिज्म हो, ताकि एक सिंपल तंत्र, एक सिंपल विधि का इस्तेमाल करते हुए जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये दिखे कि उसकी कुछ निजी तस्वीरें या निजी वीडियोस अपलोड हो गई हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी वेबसाइट पे, तो उस दौरान वो उसको इजीली हटा सके सोशल मीडिया से या बाकी जगहों से, और उस मामले में उसको बहुत ही लंबा समय या इंतजार ना करना पड़े। ये सब चीज़ें भी ठीक हो तो अच्छा। तो महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि देश में एक ऐसा पूरी की पूरी विधि बनाई जाए, एक तरीका बनाया जाए जिससे कि ये सारा काम हो सके। ये आदेश दिया गया था फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। हालांकि क्या लगता है कैसे इसको सुधारा जा सकता है, कैसे चीज़ें ठीक जा सकती हैं, ये सब चीज़ें भी हमें पता चलनी चाहिए, ज़रूरी है। इसके अलावा एक दूसरा मामला यहाँ पर निकल के ये भी आया था कि जो महिला की वीडियोस थी, जब महिला का मुकदमा चल रहा था, मामला चल रहा था, तो महिला को बोला गया वीडियोस देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए, और जिन पुलिस कर्मियों के बीच में उन वीडियोस को कंफर्म किया गया था वहां पर 7 मेल पुलिस वाले थे। तो यहाँ मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले पर भी फटकार लगाई है कि क्या राज्य के अंदर एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? क्या पुलिस का जो थाना क्षेत्र था, क्या वहां पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? क्योंकि जो महिला पीड़ित है उस महिला को 7 पुरुष पुलिसकर्मियों के बीच में बैठ करके अपनी खुद की वीडियोस देखनी पड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमें ऐसे मामलों में थोड़ा संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए और संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए हमें ये चीज़ें निर्धारित करनी चाहिए कि महिलाओं को परेशानी ना हो और महिला पुलिसकर्मी अवेलेबल करवानी चाहिए थी, जो कि गलत हुआ है। तो इस मामले में भी फटकार लगाई गई है। हालांकि आज के समय में इस प्रकार की वीडियोस का वायरल होना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन ये अपने आप में निजता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है और किसी का जीवन बहुत ज़्यादा ही नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकती है। हालांकि पहली बात तो स्थिति समझने वाली यही है कि किसी को भी इस तरह की फोटोज़ और वीडियोस नहीं बनवानी चाहिए, और जब कभी भी फोटोज़ या वीडियोस बनवाने का ऐसा कोई मामला आता है तो उस दौरान ये सोचना चाहिए कि भाई इनसे जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लेते हैं कई बार इतनी दिक्कतें आ जाती हैं, आपको नहीं पता चलता और चीज़ें बाहर आ जाती हैं आपके मोबाइल फ़ोन से। और मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिवाइस हो गया जिसको आप बहुत एक्सेस भी कर रहे हैं, जो कभी कभी हैक भी हो जाता है। तो इस वजह से भी ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें तो बेहतर ही रहेगा। ना बनने की वीडियो, ना होगी अपलोड, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो इसको हम लोग जीवन में अपना सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी आगे की कहानी क्या है अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ हमारी पेज 2 रिलेवेंस जो है वो जीएस पेपर 2 के मामले में है। और फिलहाल टाइटल का कहना है गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम्स टू फ्लड फार्म प्लान। तो देखिए हमारी केंद्र सरकार ने 36 अलग अलग विभागों की स्कीम्स को जोड़ते हुए फिलहाल एक फैसला लिया है एक एकीकृत स्कीम बनाने का। और जो एक सिंगल स्कीम बनाई है उसको नाम दिया है हमारी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
अब देखिए ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये अलग अलग 36 कृषि योजनाओं का मिला जुला एक रूप है। हालांकि इस मिले जुले रूप के तहत कुछ खास जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव ये निर्धारित किए गए हैं कि ये चाहत रखते हैं उत्पादकता बढ़ाने की, संचयन विधि को बढ़ाने की, अच्छी सिंचाई व्यवस्था देने की, और यही सारी चीज़ें जो है वो खास तौर पर निर्धारित यहाँ पर की गई है कि इसके अकॉर्डिंग ही सारा का सारा काम चलेगा। ठीक है, तो यही उद्देश्य इसमें रखे गए हैं कि भाई जो हमारी हार्वेस्ट विधि है, स्टोरेज विधि है, इसको अच्छा किया जा सके, सिंचाई विधि अच्छी की जाए, अलग अलग स्तरों पर जो किसानों के मामला है उसको भी मजबूत किया जाए, पंचायत ब्लॉक लेवल पे जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज है उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करें, फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल हो किसानों को, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की क्रेडिट यानी कि सुविधा मिल सके धन की उनको अपने कृषि कार्यों को करने के लिए। तो इसी की वजह से सरकार ने ये सोचा है कि देखिए हम एक फंड अलॉट कर रहे हैं 24,000 करोड़ रुपए का 6 सालों के लिए। ठीक है, तो 24,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे 6 सालों तक। ठीक है, हर साल अलॉट किया जाएंगे 2025-26 से, और ये काम पूरे 6 सालों तक चलेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। और ये माना जा रहा है कि 1.7 करोड़ किसानों को इस पूरे की पूरी योजना से लाभ हो सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी फैसला किया गया है कि देश भर के 100 जिलों का चयन किया जाएगा। हालांकि ये भी तय किया गया है कि एक राज्य से कम एक जिला जरूर होगा, और एक से अधिक जिले भी रहेंगे जहां पर यह देखा गया है कि उन जिलों में कृषि की क्षमताएं तो है, वो कृषि के मामले में अच्छा योगदान तो कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इन 100 जिलों की पहचान के लिए देखा जाएगा कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर उत्पादकता कम है, जहां पर स्टोरेज कम चल रहा है, जहां पर कृषक भाई जो हैं वो अच्छे से उत्पादन के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी को मदद करने के लिए 100 जिलों का चयन किया जाएगा 3 की इंडिकेटर्स के आधार पर। पहला है लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जिन जिलों में कम उत्पादकता हो रही है, पहला पैरामीटर ये रहेगा। दूसरा रहेगा लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और तीसरा है लेस क्रेडिट डिस्पर्शन। तो इन 3 के आधार पर, यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ मामला, उत्पादकता जुड़ा हुआ मामला, स्टोरेज से जुड़ा हुआ मामला देखा जाएगा, और देख करके उसके आधार पर ही फिर यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन से जिले इसमें शामिल रहेंगे और कौन से इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो 100 जिले चुने जाएंगे पूरे देश भर से, और उन्हीं फिर 100 जिलों पे फोकस करते हुए 24,000 करोड़ रुपए हर साल अलॉट करते हुए 6 सालों तक उन किसानों को, उन जिलों को लाभ दिया जाएगा और स्थिति को बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ये योजना जो है वो 2025-26 के केंद्रीय बजट में ही अप्रूव कर दी गई थी। उद्देश्य फसल उपरांत भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधा में सुधार करना, और दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करना किसानों को। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं हमारी अगले आर्टिकल जो पेज 5 से है, इसका रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में। तो पेज 5 मतलब जिस दिन इसको पढ़ाया गया था उस दिन के पेज 5 में था, तो उसका रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में है। टाइटल का कहना है मद्रास हाईकोर्ट रिस्ट्रेंड रिक्रूटिंग भजन ऑन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस। तो देखिए दरअसल अब यहाँ मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला देते हुए ये कहा कि अब आप घरों में भजन नहीं कर सकते जी, यानी कि आप घर में जो ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, अपने भजन कीर्तन करते हैं, घरों में नहीं कर सकते। अगर घर में ऐसा काम करना है तो घर में ऐसा काम करने के लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन के लिए जिम्मेदारी अधिकारी है यहाँ पर कलेक्टर साहब। और ये काम किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म के लिए, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अगर आपको घर में कोई भी धार्मिक काम करना है तो उस धार्मिक काम को करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप परमिशन लेंगे कलेक्टर से। अगर वो इजाज़त देते हैं तो ही आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज घरों के अंदर इस प्रकार से भजन कीर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए दरअसल ये केस आया था एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसकी गली में एक घर में कार्यक्रम हुआ करते थे। दरअसल एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डिवाइनिटी। तो ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन ने एक घर लिया था अपनी गतिविधियों के लिए, जहां पर ये लोगों को इकट्ठा करता था और ये लोग भजन कीर्तन वगैरह किया करते थे। लेकिन इन्हीं के पास में एक और व्यक्ति रहा करते थे जिन्हें परेशानी थी कि भाई यहाँ रोज रोज गाना बजाना होता है, यानी कि रोज रोज यहाँ संगीत वगैरह का कार्यक्रम होता है, और ये आप दैवीय संगीत आप यहाँ पर करते हैं रोज, जिसको नाम दिया गया यहाँ पर नाम संकीर्तनम, यानी कि ईश्वर का ध्यान लगाना, ईश्वर के नाम पर पूजा करना। तो जब आप ये रोज काम करते हैं इससे हमें डिस्टर्बेंस होता है, और ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें शोर मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार देता है। लेकिन आप जब रोज इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो हमें परेशानियां हो रही हैं, और हम नहीं चाहते कि हम इस म्यूजिक को रोज सुने। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भाई, आपका अपना भजन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए शोर हो सकता है,
उसके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। और ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी कार्य करें उस कार्य को ये ध्यान में रखते हुए करें कि उससे किसी दूसरे को बस परेशानियां ना हो रही हो। अगर किसी दूसरे को परेशानियां हो रही होंगी तो चीज़ें फिर आपके लिए गड़बड़ वाली है, क्योंकि दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करोगे तो फिर न्यायपालिका को बीच में आना पड़ेगा। तो अंत में यहाँ पर अब मद्रास हाईकोर्ट ने यही कहा कि देखिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से अगर रहने की जगह है, आवासीय परिसर है, तो वहाँ पर आप इस प्रकार से भजन कीर्तन नहीं करेंगे। करना है तो पहले कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और मौलिक अधिकारों में शामिल है शोर मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई रिलीजियस फ्रीडम भी है, लोगों ने कहा कि भाई हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके तहत हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि देखो बात तो सही है, लेकिन आपके पास स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ पर दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। अगर दूसरे की स्वतंत्रता और आपकी स्वतंत्रता टकरा रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तो ये फैसला दिया गया था। हालांकि क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि ये फैसला ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि ये फैसला गलत है। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बताई थी चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया था इसके ऊपर सही गलत को लेकर के। तो कुछ लोगों ने सही माना, बहुत लोगों ने गलत माना इस चीज़ को कि ये डिसीजन सही नहीं है। बाकी आप अपनी खुद का बता सकते हैं कि आपका खुद का क्या पॉइंट है इस पूरे मामले पे। ठीक है, चलिए इसी आज बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली न्यूज जिसका रिलेवेंस है जीएस पेपर 2 में। यहाँ भी कहानी है एक मंदिर की, यानी धर्म का मामला है। और ये जो केस है ये केस भी हमारा मद्रास हाईकोर्ट का ही है। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर जो टिप्पणी दी है उसमें कहा गया टेम्पल एंट्री कांट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट। अब देखिए दरअसल हुआ क्या, तो एक मंदिर का मामला पहुंचा था मद्रास हाईकोर्ट में और मंदिर के मामले के तहत ये पता लगा कि दरअसल जो ये मंदिर है इस मंदिर में दशकों से सभी जातियों के लोग जाते थे, यानी कि कोई भेदभाव वगैरह नहीं था। बिना भेदभाव के सभी लोग जाया करते थे, पूजा वगैरह किया करते थे, उत्सव भी होता था मंदिर का तो सभी लोग उत्सव में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, चीज़ें ठीक थी। लेकिन दरअसल कोविड के दौरान चीज़ें बदली क्योंकि एक समूह ने आकर यहाँ पर भूमिका निभाई और समूह ने कहा कि चलिए मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। अब मंदिर ने जीर्णोद्धार और सुधार के नाम पर क्या किया, सभी लोगों को जोड़ लिया और जोड़ने का इसके सुधार का काम करने लगे और चीज़ों को बदलने लगे। अब सुधार का काम तो हो रहा था, लेकिन सुधार का काम होते होते क्या हुआ कि बाद में चीजों में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और ये कह दिया गया कि अगर आप अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मंदिर के तहत प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कह दिया गया कि भाई आपकी जाति मंदिर में स्वीकार्य नहीं। हालांकि लोगों ने काफी कुछ विरोध किया। तो इस दौरान क्या था कि जो उन लोगों के द्वारा स्थापित की गई मूर्ति थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोल दिया गया कि भाई आपके द्वारा स्थापित जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। मूर्ति को तोड़ दिया गया, कुएं में फेंक दिया गया, मंदिर के परिसर को भी नुकसान पहुंचाया गया जहां जहां पर एक विशेष समुदाय के लोग जुड़े हुए थे जिनको यहाँ मंदिर में स्वीकार नहीं किया जाना था। हालांकि लोगों ने अपनी बातें रखी, मांग रखी, कहा कि भाई हम दशकों से आ रहे हैं, हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है इन मंदिरों से और काफी लंबे समय तक हम लोगों ने ईश्वर की आराधना की है, पूजा पाठ की। तो जब मामला बहुत लंबा रहा, आगे बढ़ गया, तो फिर एक जो ये समूह था इस समूह ने मंदिर के अंदर एक गेट बनवा दिया और गेट जो था वो गेट जालीदार गेट था जिस तक आने की इजाजत दे दी गई लोगों को और कहा गया कि आप इस गेट तक आ सकते हैं और गेट से ही आप पूजा वगैरह जो भी आपको करना है आप यहीं से ही सारा काम कर सकते हैं, आपको ये गेट पार करने की इजाजत नहीं है। जब अति हो गई तो मद्रास हाईकोर्ट में केस पहुंचा और मद्रास हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि आप जाति के आधार पर तो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति के मामले में कि आप उसको अपने धार्मिक परिसर में आने नहीं देंगे। अब जब ये वाली बात कही गई तो सीधे तौर से लोगों को समझा दिया गया कि अगर जातिगत भेदभाव का मामला आगे आता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी और राज्य के जो अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को भी समझा दिया गया कि देखो भाई ये बात ध्यान रखना इस प्रकार की गतिविधि ना हो। तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और बाकी इनके लोगों को सबको समझा दिया गया कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि लोगों के साथ जातिगत भेदभाव ना हो और सभी लोग मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से जाएं आए क्योंकि उनका ये अधिकार है। आर्टिकल 25 सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। हालांकि अगर आप किसी भी तरह से ये गलत काम करते हैं, जाति के आधार पर आप लोगों में विभेद करते हैं और मंदिर में एंट्री होगी या नहीं होगी ऐसी चीज़ों का निर्धारण करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ हो रहा है संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन। क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो हमें पहले ही कह देता है कि देखिए जी आप 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान शामिल है। तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया गया। बात क्लियर है। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भाई तमिलनाडु के मामले में मंदिर में प्रवेश के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया और लोगों ने जिन्होंने संघर्ष किया उनके बाद बना है तमिलनाडु टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 1947। तो 1947 में कानून बना। अब ये समझ लीजिए कि इस कानून के तहत धारा 3 है और धारा 3 ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति को केवल मंदिर में जाने से और पूजा प्रार्थना करने से इस आधार पर नहीं निषेध किया जाएगा कि वो किसी जाति से जुड़ा हुआ है।
तो सभी लोगों को आने की इजाज़त होगी, ये इसमें भी प्रावधान किया गया। तो कहा गया कि कानूनों की बहाली हो और सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले और मंदिर में प्रवेश मिले, ये ज़रूरी है, ये काम किया जाना चाहिए। बात क्लियर है सभी को? चलिए, जब सारी बात क्लियर है तो बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की, क्योंकि इसका रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में है। एक विदेशी खबर, विदेशी खबर में पता चलता है कि भाई यूके की सरकार प्लान कर रही है अपने यहाँ वोटिंग एज को कम करने की। अब जैसे कि भारत में क्या हुआ, भारत में हम लोगों ने वोटिंग एज को कम किया 21 से 18, लेकिन अब दरअसल यहाँ जो यूके की सरकार है वो ये कह रही है कि हम लोग 18 से भी कम करके 16 वर्ष करना चाहते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि पिछली बार इन लोगों ने परिवर्तन किया था 1969 में, और 1961 में इन्होंने उम्र घटाई थी वोटिंग की, लेकिन वर्तमान में अब जो सरकार है उस सरकार का ये कहना है कि हम वोटिंग की एज को घटा करके 18 वर्ष से 16 वर्ष कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले 21 वर्ष से 18 की 1969 में, अब इन्हें लग रहा है कि 16 हो जानी चाहिए। हालांकि इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के मामले में, उसमें बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम भी अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वो लोग वोट देने के लिए रजिस्टर नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब ये भी प्रावधान किया गया है कि दरअसल 16 साल से ही हम लोग शुरुआत करवा देंगे लोगों की कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस में और आप वोट दे सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन का मामला इन्होंने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति खुद को रजिस्टर कर सकता है 14 वर्ष की उम्र में। तो रजिस्ट्रेशन 14 से शुरू हो जाएगा, वोट डालने की उम्र 16 हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के एक व्यापक वर्ग को शामिल करें और एक बड़ी जन भागीदारी के माध्यम से चुनाव संपन्न हो। ये एक खास निर्णय लिया गया है फिलहाल ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। तो यूके के अंदर वर्तमान में ये परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि कितने लोग को लगता है कि सही है, कितने लोग को लगता है गलत है, ये बात भी देखिए जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बाकी कुछ बातें जो बताई है वो बताई है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं एज ऑन द टाइम ऑफ वोटिंग। तो उन्होंने बताया कि जो आपके डिजिटल कार्ड्स वगैरह हैं उन सभी को भी स्वीकार किया जा सकेगा आपकी पहचान के प्रमाण के रूप में, जिसका इस्तेमाल करके आप वोट डालने के लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल प्रस्ताव तैयार हो रहा है, चीज़ों को बदला जा रहा है। क्या लगता है कि चीज़ें कैसी होंगी और कैसी नहीं होंगी? काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है, बट कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। तो वैसे तो हम लोग ये देखते हैं कि 16 एज जो है, इतनी एज तक लोग समझदार हो जाते हैं और काफ़ी कुछ जानने समझने लगते हैं, बट फिर भी क्या 16 एज के लोग वोट डालने योग्य हैं? जैसे कि भारत में हम लोग एक खास चीज़ ये देखते हैं कि भारत में बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनकी एज 26, 27, 28 तक हो चुकी है, उन्होंने कभी भी वोट नहीं किया। यहाँ पर लेकिन 16 वालों को भी वोट देने की बात चल रही है, और सोचिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 14 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ा परिवर्तन है अपने आप में। चीज़ें तो महत्वपूर्ण है और अधिकारों को सभी तक पहुँचाया जा रहा है, ये वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें खास हैं, देखते हैं क्या रहता है और क्या नहीं रहता। बट अगली न्यूज़ कवर करते हैं, क्योंकि अगली न्यूज़ हमारी जो है उसका रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में। तो अगली न्यूज़ का रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में है। क्या कह रहा है न्यूज़ का टाइटल? यूएस एड्स टीआरएफ टू टेरर लिस्ट फॉर पहलगाम स्ट्राइक। अब यहाँ पर भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्यों उपलब्धि है? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यानी कि जिस समय भारत का पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जहाँ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की, वहीं वैश्विक समर्थन जुटाने में भी सरकार ने पूरी तरह से अपना जोर लगाया कि भाई वैश्विक समर्थन भी हमें यहाँ पर चाहिए। अब वैश्विक समर्थन के जोर में दुनिया के तमाम देशों तक भारत ने संदेश पहुंचाया कि आतंकवाद की इस लड़ाई में आप हमारी मदद कीजिए। आतंकवाद की लड़ाई में हमें भी साथ चाहिए होगा, और आतंकवाद किसी का दोस्त नहीं है, आतंकवाद से किसी की दोस्ती नहीं है, आतंकवाद सभी के लिए खतरा है। इसी वजह से जरूरी है कि हम सभी लोग मिलजुल कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। अब आतंकवाद के खिलाफ हो रही इस लड़ाई में सभी को एकजुट करने का ही ये प्रयास है। हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उस संगठन को आतंकवादी सूची में शामिल कर लिया है, यानी कि एक आतंकवादी के रूप में नामित कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत का मामला था और अमेरिका ने उस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया, तो इससे भारत को क्या ही लाभ हो सकता है, भारत को क्या ही फायदा रहेगा, या चीज़ें क्या बदल जाएंगी? तो देखिए चीज़ें तो काफ़ी कुछ बदलेंगी। अब ये समझिए कि उस पर इस प्रकार से टेररिस्ट में शामिल करने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट की कहानी एक प्रकार से अमेरिका में प्रतिबंधित हो जाएगी, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी, और अगर अमेरिका में कोई संपत्ति होगी भी तो उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अब इस समूह के लोगों को और इस समूह को किसी भी तरह से फंड नहीं दे सकता, पैसा प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके साथ ही दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति है, अब जब महाशक्ति इस प्रकार का निर्णय लेती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार का एजेंडा सेट करती है, एक माइलस्टोन सेट करती है कि
कि अमेरिका का क्या रुख है और बाकी आपका क्या रुख अपनाना है। जैसे कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बेशक हम लोग ध्रुवीकरण के विरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मामलों में ध्रुवीकरण चलता ही है। जैसे कि जो नीतियां अमेरिका अपनाता है वही नीतियां नाटो के अधिकांश देश भी अपनाते हैं और वही नीति अपनाता है इजराइल भी। तो इस दौरान क्या होता है कि देशों का एक समूह इस प्रकार धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है और अगर इसी प्रकार से काम आगे बढ़ा तो भारत के लिए बड़ी बढ़त होगी और भारत एक बड़े जनसमूह को आतंकवाद के खिलाफ तैयार कर पाएगा। लड़ाई के मामले में ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चीजें इसी वजह से खास है द रेजिस्टेंस फ्रंट को शामिल करने की, जो आपको समझनी है। बाकी डिटेल्ड में तो आपको मैं सारी चीजें क्लासेस में समझाता ही हूँ कि क्या क्या जोड़ सकते हैं, क्या क्या और एक्स्ट्रा एडिशन ले सकते हैं। बट जो रिवीजन क्लास है उस रिवीजन क्लास में हम लोग मेन बातें ही जानते समझते हैं कि क्या क्या हुआ और कैसी कैसी चीजें इसकी जुड़ी हुई हैं अलग अलग पक्षों से, जो आपको कवर करनी है, याद रखनी है। तो बाकी इनसे आपको पता चल जाएगा। बाकी इसलिए मैंने कहा है कि रेगुलर क्लासेस लोगे तो रेगुलर क्लासेस में फायदा रहता है अच्छा, क्योंकि वहाँ सब कुछ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है। और रिवीजन क्लास में होता है कि जो कुछ जो जरूरी चीज़ें आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं तो आपको वो एक प्रकार से रिमाइंड हो जाती है, याद हो जाती है, तो आपकी ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में लंबे समय तक टिकी रहती हैं। चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए समझते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कहना है निस्तार फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन इनटू नेवी। तो जो न्यूज़ है ये है जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट, और इसका ये कहना है कि भाई भारत के पहले इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी कि गोताखोरी सहायता जहाज जिसका नाम है निस्तार, उसको शामिल कर दिया गया है नेवी में। देखिए भारत के मामले में ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया में चुनिंदा ही देश ऐसे हैं जिनके पास में अपने खुद के डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं। तो अब उन चुनिंदा देशों में भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। भारत भी एक ऐसा देश बन चुका है जिसके पास गोताखोरी समर्थक जहाज है। पर हमें गोताखोरी समर्थक जहाज़ों की आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहते हैं कि ऐसे जहाज हमें मिले? तो देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि समुद्र में जब कभी भी बचाव अभियान करने होते हैं तो उन बचाव अभियानों के दौरान ये गोताखोरी सहायता जहाज ही हमें सारी मदद करते हैं। इन्हीं के ही समर्थन से सारे के सारे अभियानों को पूरा किया जा सकता है। और ये समझिए कि ये जहाज हमें मदद करता है 3000 मीटर की गहराई तक जाने में। तो जो पनडुब्बियां हैं, अगर पनडुब्बियों के मामले में भी कभी बचाव अभियान करना होगा तो पनडुब्बियों के बचाव अभियान में भी ये जहाज हमें मदद कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई जहाज टूट पलट जाए, कोई जहाज तूफान में फंस जाए, दिक्कत हो जाए, तो लोगों की जान को बचाना एक बड़े आसानी से कार्य हम कर सकते हैं इस जहाज के माध्यम से। तो दुनिया के देश चाहते हैं कि हाँ उनके पास भी ऐसे जहाज हो, लेकिन भारत जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी खास बात है कि इस प्रकार का जहाज उसने तैयार किया है, और वो भी स्वदेशी रूप से इंडिजीनियस है, यानी कि खुद अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया है। लगभग इसके अंदर 80% टेक्नोलॉजी जो है वो समझ लीजिए कि 80% सामग्री वगैरह जो है वो हमारी अपनी खुद की ही है, बाकी 20% के मामले में हम लोगों ने सपोर्ट लिया है। और केवल बात इतनी ही नहीं बल्कि 57 नए जहाज भी तैयार हो रहे हैं, वॉरशिप तैयार हो रहे हैं भारत में, जो कि स्वदेशी तकनीकों के तहत ही है। तो 118 मीटर लंबा ये जहाज है। हालांकि 2 जहाज तैयार हो रहे हैं फिलहाल हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के तहत। तो पहला जहाज निस्तार है और दूसरा जहाज पे काम चल रहा है, तो वो जहाज भी जल्द दिया जाएगा भारत को। ठीक है, बात इतनी क्लियर है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेवी में शामिल हो चुका है तो इसी वजह से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी तरह से, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अगली न्यूज़ जो है हमारी, वो अगली न्यूज़ है जीएस पेपर 2 के हिसाब से रिलेवेंट। अब इस न्यूज़ का मतलब क्या है? तो व्हाट इज द यूरोपियन कमीशन एज चेक प्लान टू कीप चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन। तो देखिए आजकल जमाना इंटरनेट का है, ये बात हम सभी जानते हैं। अब जब इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट के ज़माने में आपके पास सीमाएं नहीं है। इंटरनेट आपकी सीमाओं को समाप्त कर देता है, आपको सीमा मुक्त कर देता है। अब जब इंटरनेट आपकी सीमाओं को मुक्त कर देता है आप लोगों को, तो सीमा मुक्त बनाने का मतलब ये है कि आपकी पहुंच सही सामग्री तक भी होगी और आपकी पहुंच गलत सामग्री तक भी होगी। अब बच्चों के लिए चिंता का विषय, वयस्कों के लिए चिंता का विषय नहीं, बच्चों के लिए चिंता का विषय, क्योंकि बच्चों का जीवन प्रभावित होता है और बच्चे ऐसी सामग्रियों तक भी पहुंच जाते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अब बच्चों की सामग्रियों के मामले में हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन चिंता में। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के तहत जो बच्चे हैं वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और समय से अधिक इस्तेमाल करने के साथ साथ जो इनकी चिंताएं हैं वो जुड़ गई हैं अलग अलग गलत कंटेंट से। जैसे कि अगर पॉर्न वेबसाइट तक इनकी पहुंच हो रही है, अश्लील वेबसाइट्स तक इनकी पहुंच हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को गलत माना जा रहा है। साथ साथ इनकी चाहत ये भी बनी हुई है कि अनजान लोगों के साथ सोशल मीडिया पर जुड़ जाना, अनजान लोगों तक पहुंच होना, या फिर बच्चों के साथ साइबर फ्रॉड होना, बच्चों की बुलिंग होना, ये सारी चीज़ों के मामले में भी ये चिंतित है कि ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब दरअसल किया जाए, तो देखिए अब यहाँ पर एक प्लान बनाया गया है, और प्लान ये बनाया गया है जिसको कहा गया है एज वेरिफिकेशन प्लान।
अब दरअसल यूरोपियन यूनियन एक ऐसे एप्लीकेशन पे काम कर रहा है जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की एज को वेरीफाई किया जाएगा और एज वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें अधिक चीज़ों का उपयोग करने की अनुमति होगी, बाकी सीमित चीज़ों तक ही उनको पहुंच दी जाएगी। हालांकि अब जब एज वेरिफिकेशन का मामला आया है तो एज वेरिफिकेशन के साथ ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भाई इसके लिए हमें एक प्रॉपर विधि लानी होगी जिससे कि निजता का उल्लंघन भी ना हो और लोगों के लिए सिक्योरिटी का मामला मजबूत भी हो सके। तो अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए, हम जो काम करेंगे वो काम हम लोग करेंगे इस प्रकार से कि चीज़ें केवल ये बताएं कि उम्र 18 वर्ष है या नहीं, लेकिन एग्जैक्ट डाटा किसी भी प्रकार से ना तो इंटरनेट पे आए और ना ही किसी और तक पहुंचे। तो एग्जैक्ट डाटा पे बात नहीं की जाएगी, केवल इस आधार पे बात की जाएगी कि आप 18 वर्ष के हैं या नहीं हैं, उसी से ही चीज़ें आपको करने की अनुमति होगी कि आप इसका अधिक यूज़ कर सकते हैं या फिर अधिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी खास बात, अब यहाँ पर बोला गया कि ये कैसे पॉसिबल है, तो एज वेरिफिकेशन पैनल के तहत ये कहा गया कि जितने भी काम हमारे देश में हो रहे हैं, चाहे इंटरनेट का हो रहा है, मोबाइल बनाने का हो रहा है, टैबलेट बनाने का हो रहा है, कंप्यूटर बनाने का हो रहा है, तो ये कहा गया इन सभी को तैयार किया जाना चाहिए बच्चों के लिए। बड़ों के लिए तैयार करना ही नहीं है कुछ भी, बड़ों के लिए चीज़ें जो है वो बाद में ओपन होगी। तो यहाँ पर चीज़ें वेरीफाई किसको करनी है, उस व्यक्ति को वेरीफाई करनी है जिसकी एज 18+ है, यानी कि सारा सिस्टम चलेगा बच्चों के हिसाब से। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इस दौरान आपको वेरीफाई करना होगा, आप वेरीफाई करेंगे तो आपके लिए जो एडिशनल एक्सेस है वो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन बाकी सारा सिस्टम एक लिमिटेड सिस्टम के तहत चलेगा, लिमिटेड प्रणाली के तहत चलेगा, और जो लिमिटेड प्रणाली होगी इसको सभी यूज़ कर सकते हैं। तो जब अब यहाँ बात निकल के ये आई कि वेरीफाई किया जाना, और वेरीफाई किसको करना पड़ेगा, जिसकी एज 18+ है। तो अब ये भी चिंता निकल के आई कि भाई यहाँ तो जो वयस्क लोग हैं उन लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, उन लोगों को दिक्कतें ज़्यादा आएगी क्योंकि सारा का सारा काम उन्हें ही संभालना है, वेरिफिकेशन भी उन्हें ही करना है, उन्हें ही अपने डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन्हें ही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो निजता का उल्लंघन भी नहीं है। तो ये बोला गया कि देखो, निजता का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं जाएगा, बट एक पर्टिकुलर डाटा जो बताएगा कि आप 18 के हैं या नहीं है, केवल आपको ये प्रूफ करना है, इसके अलावा और चीज़ें प्रूफ नहीं करनी है। क्योंकि बच्चों के लिए दिक्कतें ज़्यादा हैं, बच्चों की पहुँच अलग अलग मामलों में हर तरफ हो रखी है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। बीते दिनों फ्रांस ने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट अपने देश में चलाया था जहां उसने 15 वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया था और एज वेरिफिकेशन एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया था। और इसी प्रोटोटाइप के तहत फिलहाल पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ रहा है और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ चलाई जाए। एक यूरोपियन डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट बनाने के लिए बात चल रही है एप्लीकेशन के तहत, जो आपकी आइडेंटिटी को सेव भी रखेगा और आपको चीज़ें मजबूत रूप से प्रदान भी करेगा। बच्चों के लिए चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुलभ हो जाएगी, बच्चों के लिए चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगी कि बच्चे जो है वो अश्लील सामग्री तक पहुँच नहीं प्राप्त कर पाएंगे, फ्रॉड से बच जाएंगे, अनजान लोगों के संपर्क में आने से भी बच जाएंगे, और बच्चों की चीज़ों को सुरक्षित करना यहाँ पर मुख्य प्राथमिकता है। तो काम ठीक है, गलत नहीं है। हालांकि ये आज की सच्चाई है कि हम लोग ये भी देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर बच्चे सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो काम बड़े नहीं कर पा रहे हैं वो सारा काम बच्चे कर ले रहे हैं। रील बनाना हो, फोटोज अपलोड करना हो, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी हो, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है ये सारा का सारा काम करने में। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट तो हो रहे हैं। अब पॉजिटिवली चीज़ें सीखें तो अच्छा है, बट अगर वो नेगेटिवली चीज़ों में जाते हैं तो ये आने वाले समय में कुछ बड़ी चिंताओं को जन्म दे सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक भी होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी का मामला भी जुड़ा हुआ है, प्राइवेसी का मामला भी जुड़ा हुआ है, अश्लील सामग्री का मामला भी जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि साइबर फ्रॉड होना, बाकी और फ्रॉड होना, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो इन सभी के तहत अगर आप मामले को संतुलित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। चीज़ें क्लियर है। बाकी देखेंगे, क्योंकि अभी सभी चीज़ें जो हैं वो पायलट प्रोजेक्ट पे हैं, अभी ट्रायल किया जा रहा है, एप्लीकेशन पे भी काम किया जा रहा है, बट फिलहाल एज वेरिफिकेशन के लिए यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कि ये काम वो करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हमारी बीते समय की एक बड़ी खबर पे। ये जो बड़ी खबर थी ये था वाइस प्रेसिडेंट साहब का रेजिग्नेशन। ये रेजिग्नेशन की खबर कब की है? 21 जुलाई की। ठीक है, कब की है? 21 जुलाई की। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि 21 जुलाई से हमारा पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा और ये पार्लियामेंट का सेशन लगभग 1 महीने यानी कि 21 अगस्त तक ही चलेगा। लेकिन इस पूरी की पूरी अवधि में किसी ने जो नहीं सोचा था वो ये था कि वाइस प्रेसिडेंट पहले ही दिन रिजाइन कर देंगे क्या। तो देखिए 21 जुलाई को जैसे ही सेशन शुरू हुआ, पहला दिन था, पहले दिन ही वाइस प्रेसिडेंट अपनी उपराष्ट्रपति के रूप में सभापति की जो जिम्मेदारियां संभालते हैं उन सभापति के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए राज्यसभा पहुंचे। पहले दिन जैसे ही राज्यसभा पहुंचे तो सरकार अपने मुद्दों को लेकर तैयार थी, विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर तैयार था। तो इस दौरान ये हुआ कि भाई विपक्ष ने अपने कुछ प्रस्ताव पेश किए, बिल पेश किए।
तो जो जो चीज़ें प्रस्तुत की गई उसमें एक खास मुद्दा था जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग का मामला। तो अच्छी संख्या थी, यानी 50 से अधिक संख्या से सांसदों ने प्रस्ताव सौंपा जगदीप धनखड़ साहब को। अब चीज़ें यहाँ पर भी ठीक थी, कोई परेशानी, सब कुछ ठीक चला, यानी कि लंच तक की कार्रवाई बिल्कुल ठीक थी, लंच तक की कार्रवाई पूरी हुई। और लंच की कार्रवाई के बाद जब सब लोग बाहर भोजन करने गए तो भोजन करके जब वापस आए तो जगदीप धनखड़ साहब वापस नहीं आए। फिर कार्रवाई जो थी वो हरिवंश नारायण सिंह ने संभाली। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि हरिवंश जी ने कहानी संभाल तो ली, लेकिन यहाँ जब शाम हुई तो शाम होते होते पता लगा कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, अपने पद से रिजाइन कर दिया। अब अचानक से रिजाइन किया तो पूरे देश की आंख खुल गई कि भाई ये क्या चक्कर है, अचानक से रिजाइन क्यों किया गया। अब पॉलिटिकल डिबेट भी बनी है, अलग अलग आरोप भी लगे कि ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, सरकार से नहीं बन रही है, सरकार पे भी आरोप लगे कि सरकार ने जानबूझ के सारा काम करवाया, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें चली। लेकिन इन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये मेंशन किया कि देखिए मैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मार्च के महीने में इनको दिक्कतें हुई भी थी, मार्च के महीने में ये देखा गया था इनको हृदय संबंधी परेशानियां हुई थी। हालांकि कुछ समय के लिए उस दौरान ये अपनी ट्रीटमेंट पर फोकस कर रहे थे और बाद में ये प्रॉपर स्वस्थ भी हो गए थे। बट इनका अब ये कहना है कि भाई मुझे सलाह दी गई है डॉक्टर के द्वारा कि आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, तो अपना ध्यान रखने के लिए, सलाह का पालन करने के लिए मैं पद छोड़ रहा हूँ, इन्होंने मेंशन करते हुए इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने इस्तीफा देते हुए सीधे तौर पे ये कहा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 67 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 67A के तहत मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आर्टिकल 67A क्यों चर्चा में है, क्योंकि आर्टिकल 67A ये बताता है, 67 ये बताता है कि जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को हटना होगा या फिर जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाना होगा, ये दोनों ही स्थिति में क्या क्या विधि है, क्या तरीके हैं, वो 67 में लिखे। तो आपको रिजाइन करना है या आपको महाभियोग से हटाया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पर ही मेंशन की गई हैं आर्टिकल 67 में। इसीलिए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 67 का मैं यूज कर रहा हूँ। हालांकि इन्होंने शाम के समय ये खबर आती है कि इन्होंने रिजाइन किया है। अगले दिन ये भी पता चलता है कि जो हमारी राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर ही इनका इस्तीफा जाएगा, तो राष्ट्रपति को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद ये पता चला कि राष्ट्रपति ने इनके इस्तीफे को स्वीकार भी किया। और केवल बात यहीं तक ही नहीं सीमित थी, बाकी होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये बता दिया गया कि भाई इन्होंने अपना पद भी खाली कर दिया। तो चीज़ें इस प्रकार से हमारे सामने है। अब जब सामने, तो फिर अब चिंता का विषय ये हुआ कि जब अचानक से वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया तो अब आगे क्या होगा। तो देखिए आगे तो होगा अगली बार का चुनाव, यानी कि दोबारा से चुनाव कराया जाना पड़ेगा। चुनाव कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं अपने पास में, तो चुनाव ही कराना पड़ेगा, चुनाव कराने से ही सारा का सारा काम चलेगा। बट अचानक से जब यहाँ पर इस प्रकार से त्यागपत्र दिया गया है तो अब हमें ये भी समझना है कि चुनाव होता कैसे है, तो संविधान क्या कहता है, और अब राज्यसभा कैसे चलेगी, क्योंकि मानसून सत्र ही चल रहा है, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चल रहा है, तो मानसून सत्र कौन संभालेगा। तो देखिए मानसून सत्र संभालने के लिए फिलहाल जो मामला है वो आएगा संविधान के अनुच्छेद 91 पे। 91 क्या कहता है, ये कहता है कि जब कभी भी सभापति मौजूद नहीं है तो जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, तो जिम्मेदारियां चली जाती हैं उपसभापति के पास। तो उपसभापति सारी की सारी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाली चीज हमें पता चली है। तो संविधान का अनुच्छेद 91 तो ये कहता है, लेकिन बाकी इसके अलावा हमारा संविधान क्या कहता है, तो हमें समझना पड़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 63 से 71 तक प्रावधान करता है उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण बातों की। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया पद के बारे में, पद होगा और वो पद होगा उपराष्ट्रपति का, यानी कि यह जो है इलेक्शन कमीशन का कि वो चयन करे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन संविधान का अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि भाई देश के उपराष्ट्रपति होंगे बस। और उपराष्ट्रपति काम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 64 में काम, कि भाई उपराष्ट्रपति का काम क्या है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति होंगे और वो क्या काम संभालेंगे, पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे, ये उनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। लेकिन आर्टिकल 65 बताता है इनके लिए एक अतिरिक्त कार्य के बारे में, कि इनका अतिरिक्त कार्य क्या होगा। तो अतिरिक्त कार्य है राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभालना। जब राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाते, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति का अचानक देहांत हो जाए, राष्ट्रपति देश के बाहर है लेकिन जिम्मेदारियां संभालनी जरूरी है, तो उन कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो इनका अतिरिक्त कार्य है। तो 63 में पद, 64 में मुख्य काम, 65 में अतिरिक्त काम। अब चुनाव कैसे होगा उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मामला है वो बताया गया है आर्टिकल 66 में। चुनाव कैसे होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। जो निर्वाचक मंडल होता है वो निर्वाचक मंडल बनता है संसद के सदस्यों से।
यहाँ से बनता है संसद के सदस्य। तो संसद के मामले में ये समझ लीजिए कि चाहे अब लोकसभा है, ठीक है, चाहे अब राज्यसभा है। लोकसभा के सभी सदस्य 543, राज्यसभा के सभी सदस्य 250, सभी इसमें शामिल होते हैं और वे चयन करते हैं उपराष्ट्रपति का, ठीक है। तो चाहे आप मनोनीत हैं चाहे आप निर्वाचित हैं, दोनों ही प्रकार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और पार्टिसिपेट करके उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने प्रक्रिया बताई हुई है। उपराष्ट्रपति के रूप में कौन व्यक्ति शामिल हो सकता है, एक उम्मीदवार बन सकता है, तो उसके लिए जो हमारी सामान्य पात्रताएं हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेना, ये कुछ मुख्य चीजें। इन मुख्य बातों के अलावा हमें अब ये भी पता चलता है कि अगर आपको यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना है तो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 20 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में और 20 निर्वाचक अनुमोदक के रूप में भी चाहिए होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चुनाव होगा संपन्न उसके बाद में, और जो भी व्यक्ति विजयी होंगे उन्हें फिर बाद में उपराष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो सभापति की जिम्मेदारी के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 67, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इन्होंने रिजाइन दिया है, आर्टिकल 67A का यूज करते हुए। यही कहा था ना इन्होंने कि 67A का मैं यूज करते हुए रिजाइन कर रहा हूँ। तो देखिए दरअसल ये बताता है कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 साल का कार्यकाल होता है। त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। निष्कासन यानी कि अगर इनको हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा, क्या विधि रहेगी, वो सारी बातें 67 में ही बताई गई है। चुनाव का समय क्या होगा, वो आर्टिकल 68 में। कौन सी शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे ये, वो आर्टिकल 69 में। और राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के अलावा भी अगर इनको कुछ काम करना पड़ जाए तो वो अन्य कार्य बताए गए हैं यहाँ पर आर्टिकल 70 में। अगर कभी भी चुनाव का विवाद उठता है तो चुनाव के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास जिम्मेदारी है कि विवाद का समाधान करेगा। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति से। याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगली न्यूज हमारी पेज 4 की थी और इसका रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में। तो अगली न्यूज का हमारा क्या कहना है, एक्सक्लूजन फ्रॉम रूल्स अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वॉन्ट अफेक्ट सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन टेल्स टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए मामला क्या हुआ, हम सभी एक बात को कई बार पढ़ चुके हैं और वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ताकि बिहार की जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सके, अच्छा किया जा सके और सभी लोगों के लिए उपयोगी भी बनाया जा सके, ताकि अच्छे चुनाव हो आने वाले समय में। जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम बाहर निकाला जा सकता है, जिनको शामिल किया जाना है, जो 18 वर्ष की उम्र के हैं उनको स्थान दिया जा सके। एक अच्छी मतदाता सूची बनाना है। अब दरअसल क्या हो रहा है कि मतदाता सूची को ठीक किए जाने के तहत इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक आरोप ये लगा है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर लोगों के मतदाता के रूप में पहचान नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों की नागरिकता को प्रभावित कर रहा है। और ये आरोप लगा कि अगर लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता प्रभावित हो जाएगी। तो इसी बात का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को समझाया कि देखिए जी, अगर किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आता, यानी कि मतदाता सूची में नहीं आता, तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति नागरिकता उसकी प्रभावित नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो ही भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा कोई भी नियम कहीं से कहीं तक नहीं है। ये समझ लीजिए कि इलेक्टोरल रोल का मामला आपको किसी जगह का निवासी बताता है और साथ साथ आपको वोट देने का अधिकार देता है। हालांकि वोट देने का अधिकार आपको संविधान के अनुच्छेद 326 में भी मिला हुआ है, आपको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 में भी मिला हुआ है, लेकिन जब तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा आप वोट नहीं दे सकते। चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पिछले 50 सालों से रह रहे हो, वो बात मैटर नहीं करेगी, लेकिन मैटर यहाँ ये करेगा कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर है तो आप वोट दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। ये हमारी सच्चाई है। अब दरअसल यहाँ पर मुद्दा था कि अगर नाम नहीं होगा तो क्या सिटीजनशिप प्रभावित होगी, तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी हमारी जो मतदाता सूची है वो कभी भी नागरिकता का प्रमाण होती ही नहीं। तो जब मतदाता सूची नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर अगर उसमें नाम नहीं है तो आपकी नागरिकता कैसे ही प्रभावित हो सकती है। ये बात खुद स्पष्ट कर दी गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो प्रॉपरली इस समय 28 पेजेस का एक हलफनामा दर्ज किया गया, 28 पेजेस का एक एफिडेविट दर्ज करते हुए खुद बताया हमारे इलेक्शन कमीशन ने कि क्या है किस स्थिति की सच्चाई। तो संविधान का अनुच्छेद 326 किससे जुड़ा हुआ? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ, जो बताता है कि 18 वर्ष से उम्र का प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश में मतदान का अधिकारी है, बट जरूरी है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में हो। इसके अलावा कानूनों की बात भी की गई है, हमारे देश के कौन कौन से कानून है, कैसे कैसे कानून है, वो सारी बातें। उसके साथ साथ बात क्या थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत पढ़ चुके हो, बार बार पढ़ाने की जरूरत आप लोग को नहीं है, आप सभी लोग समझदार भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली न्यूज पढ़ते हैं निसार की।
निसार का मतलब है नासा और इसरो का मिला जुला एक मिशन। तो मिशन कौन सा है? पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि नासा और इसरो इन दोनों ने मिलकर के तैयार किया है एक सैटेलाइट, ठीक है। और ये इन्होंने मिलजुल करके सैटेलाइट को लॉन्च करने का निर्णय लिया है कि भाई ठीक है, हम लोग सैटेलाइट तैयार करते हैं और फिलहाल इसको लॉन्च करेंगे। तो फिलहाल इस न्यूज़ टाइटल का मतलब ये है कि भाई नासा और इसरो का जो मिला जुला पहला सैटेलाइट है, पहली बार इन्होंने सैटेलाइट बनाया, इसको लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को। तो समय इन्होंने बताया 30 जुलाई को शाम 5:40 पर इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च तो कर दिया जाएगा। लॉन्च करने के लिए रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा GSLV F-16, ठीक है। तो इससे को लॉन्च किया जाएगा इस प्रकार से, और इसके अलावा इसको स्टेब्लिश किया जाएगा 98.4 डिग्री के झुकाव पर 743 किलोमीटर ऊंचाई पे सूर्य समतुल्यकाली ऑर्बिट में, ठीक है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, ये इसकी खासियत है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है मैंने, किस किस देश का है, कब लॉन्च किया जाएगा, कैसे लॉन्च किया जाएगा और कहाँ इसको स्थापित किया जाएगा, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो नासा और इसरो का मिशन निसार मतलब क्या है? एन से नासा, आई से इसरो, और SAR मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका मतलब है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसकी फुल फॉर्म है। अब ये हमें क्या मदद करेगा? तो देखिए ये हमें मदद करेगा पृथ्वी को समझने में। पहली बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। तो जो सैटेलाइट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें मौसम संबंधी स्थितियां बताते हैं, आपदा से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, हमें हमारे प्रयोग करने में, नीतियां बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये एक ऐसा खास सैटेलाइट है जो पृथ्वी पे हो रही छोटी से छोटी गतिविधि को भी बताएगा, जल की गतिविधियों को भी बताएगा, वृक्ष आवरण की स्थिति को भी बताएगा, तट रेखा की गतिविधि को बताएगा, तट रेखा के मामले को बताएगा, और इसके अलावा साथ साथ ये हमें बताएगा कि कहाँ पर हमारी तट रेखा सिकुड़ रही है, कहाँ पे बढ़ रही है। मतलब A to Z छोटी बड़ी जानकारियाँ, वो सारी जानकारियाँ पृथ्वी पे हो रहे हैं जो छोटे छोटे बदलाव हैं, उन सभी बदलावों की जानकारियाँ भी ये हमें देगा। ये मिशन हमारा इन सभी मामलों में बहुत ज़्यादा खास हो चुका है। तो अर्थ के सर्विस को हो रहे सभी चीज़ बताएगा, चाहे वो उसमें ग्राउंड डिफॉर्मेशन हो, आई शीट मूवमेंट हो, इसके अलावा इसके अंदर वेजिटेशन डायनामिक्स हो, ठीक, वो सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। और ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग को इस प्रकार से बताता हुआ आगे चलेगा। इस सैटेलाइट का वजन है 2392 किलो, एक यूनिक सैटेलाइट है अपने आप में। इसके अलावा ये नासा के L बैंड का इस्तेमाल करती है और इसरो के S बैंड का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो इसरो का S बैंड है और नासा का L बैंड है इसके अंदर, और इसके मिलजुल करके पता चलता है कि इसमें एक 12 अनफ्लेरेबल मैश रिफ्लेक्टर एंटीना भी लगाया गया है। और जो ये एंटीना है, ये एंटीना है इसरो का ही मॉडिफाइड 13K सैटेलाइट बस से तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो थोड़ी सी अलग है, बट जो जरूरी चीज़ें मैंने पहले बताया आप लोग को, जो आप याद रखते हो याद जरूर रखिएगा। याद क्या रखना है? कैसे कैसे इसको लॉन्च किया जा रहा है, किस किस देश का है और क्या इसका खास उपयोग होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। 12 दिन तक की जानकारी हमें प्रोवाइड करेगा आने वाले, इस तरह का मामला भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो याद रखिएगा जरूर से, इंपॉर्टेंट है। निसार काफी लंबे समय से चर्चाओं में रहा है ये मिशन, अब जाकर के इसको कंप्लीटली लॉन्च करने का बात सामने आई है। अगली हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसका रिलेवेंस पेपर 1 में भी और 2 में भी, थोड़ा सा हिस्ट्री का मामला है और थोड़ा सा मामला है यहाँ पर हमारी राज्य व्यवस्था का। कर्नाटका गवर्नमेंट प्लानिंग टू ब्रिंग न्यू लॉ टू फाइट देवदासी सिस्टम। तो देखिए देवदासी प्रथा के लिए कर्नाटक सरकार एक नया नियम कानून लाने पर विचार कर रही है। ऐसा क्यों और क्या जरूरत है? तो देखिए दरअसल यहाँ पर खास बात यह है कि कर्नाटक के पास अपना खुद का एक कानून है, जो कानून कहता है, जो कानून 4 दशक पुराना है, और कानून का नाम है कर्नाटका देवदासी प्रोहिबिशन एंड डेडिकेशन एक्ट 1982। अब दरअसल 1982 का ये कानून कहता है कि ठीक है, देवदासी प्रथा को हम प्रतिबंधित करते हैं राज्य में। देवदासी प्रथा का अर्थ क्या है? देवदासी कौन? तो देखिए देवदासी का मतलब होता है ईश्वर की सेविका। अब दरअसल ये प्रथा प्राचीन काल से चल रही है, और प्राचीन काल से चली हुई इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में हम ये देखते हैं कि पहले दक्षिण भारत के मामले में खासतौर पर मंदिरों के लिए ऐसा हुआ करता था कि परिवार अपने घर की किसी एक लड़की को मंदिर को समर्पित कर दिया करता था।
और यहाँ घर की लड़की मंदिर को समर्पित हो जाने के बाद आजीवन अविवाहित रहा करती थी, ईश्वर की सेवा किया करती थी और इसी प्रकार से सेवा करते हुए सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों से जुड़ करके, शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ करके अपना पूरा का पूरा जीवन बिताया करती थी और जो भी काम करती थी वो मंदिर के लिए करती थी, धर्मार्थ रूप से और शुद्ध रूप से अपना पूरा जीवन बिताया करती थी। हालांकि प्राचीन काल के दौरान देवदासी प्रथा का चलन बहुत अच्छा था, लेकिन मध्यकालीन भारत में और औपनिवेशिक भारत के आते आते अब ये देवदासी प्रथा एक प्रकार की नकारात्मक धारणा को स्वीकार चुकी थी। अब यहाँ पर देवदासी प्रथा एक शोषणकारी व्यवस्था हो चुकी थी और देवदासियों का शोषण किया जाता था। अब ये देखा गया कि देवदासियों का जीवन तो पूरी तरह से अविवाहित रहा करता था, लेकिन देवदासियां गर्भवती होने लगी और ये बच्चों को भी जन्म देने लगी। अब इस दौरान सबसे बड़ा प्रश्न जो था वो प्रश्न पिता का उठने लगा कि भाई इन बच्चों का पिता कौन है। तो अब इन बच्चों को अवैध बच्चा माना गया और इस प्रकार से जो देवदासियों की बच्चियां हुआ करती थी उनका जीवन भी देवदासी के रूप में ही बीता करता था और जो लड़के हुआ करते थे वो भी मंदिर की सेवा ही किया करते थे, क्योंकि समाज से इनका स्थान बहिष्कृत रहा करता था। तो यानी कि प्राचीन काल में जो एक अच्छी प्रथा शुरू हुई थी सेवा के रूप में, वो मध्यकालीन भारत से गुजरते हुए आधुनिक भारत के आते आते एक प्रकार की नकारात्मक प्रथा बन गई। नेगेटिविटी काफी इससे जुड़ गई। अब इन सभी नेगेटिविटी के जुड़ जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि आज वर्तमान में अब सरकार चाहती है कि इस पूरी की पूरी प्रथा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए और नियम लगाए जाए। हालांकि अभी भी व्यवस्था है कि हाँ देवदासी प्रथा को रोक रहे हैं, नहीं बढ़ानी चाहिए, जबरदस्ती कोई किसी बच्चे को देवदासी नहीं बनाएगा, ये सभी चीजें मना की गई, शोषण से सुरक्षा मिलेगी नहीं। लेकिन इसके अलावा सरकार कहे थोड़ा सा नियमों को अभी और मजबूत किया जाना जरूरी है। तो 4 प्रकार के नए बातों को शामिल किया गया है नए विधेयक में। पहली बात तो ये है कि अब सरकारी आवेदन पत्रों में और पहचान पत्रों में पिता के नाम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर आप पिता का नाम देना चाहते हैं तो भी ठीक है, पिता का नाम नहीं देना चाहते हैं, माता का नाम देना चाहते हैं तो आप माता का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पिता के नाम की जो बाध्यता थी उसको उन्होंने समाप्त किया है अपने नए विधेयक में, ताकि जो देवदासी से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर ऐसे बाध्यता ना रहे कि पिता का नाम नहीं बताओगे तो काम आपका आगे नहीं बढ़ेगा या आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो पिता के नाम की बाध्यता से मुक्ति दे दी गई है फिलहाल अभी इन लोगों को। पिता के नाम की बाध्यता से मुक्ति दिए जाने के अलावा दूसरी स्थिति ये है कि डीएनए परीक्षण का अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ देवदासियों को ये अधिकार रहेगा, देवदासियों के बच्चों को ये अधिकार रहेगा कि वो पितृत्व परीक्षण के लिए यानी कि पिता की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करा सके। कई बार ये मुद्दा उठता है और लोगों से पूछा जाता है कि कौन है पिता, तो लोग साफ मना कर देते हैं कि भाई मैं पिता नहीं हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो अब फिलहाल जब कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उस दौरान डीएनए टेस्ट हो सकता है और डीएनए टेस्ट के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि व्यक्ति बच्चे का पिता है या नहीं है जिसको भी आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही तीसरी व्यवस्था यह है कि जो देवदासियों के बच्चे होंगे उनको वैध संतान ही माना जाएगा, यानी कि लीगल चाइल्ड माना जाएगा और उनके पास उत्तराधिकार संबंधित संपत्ति के भी सभी अधिकार होंगे। तो वैध संतान के रूप में पहचान होगी और साथ साथ संपत्ति के उत्तराधिकार अधिकार भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कभी भी राज्य में ये देखा गया कि कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति अपनी घर की महिला को या घर की लड़की को देवदासी बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, समारोह का आयोजन कर रहा है और धूमधाम से भेज रहा है, तो 3 साल से जेल की सजा को बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है। एक स्ट्रिक्ट रूल ये नया इन्होंने बनाया। तो ये 4 नए प्रकार के संशोधन फिलहाल व्यवस्था में उन्होंने प्रस्तावित किए हैं ताकि देवदासी प्रथा जो एक शोषणकारी प्रथा बन चुकी है, जिसको अब धार्मिक वेश्यावृत्ति के रूप में भी जाना जाता है, उससे सुरक्षा मिले, छूट मिले और महिलाएं अच्छा जीवन जिए। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारा धर्म हमें इसकी इजाजत देता है, बट शोषणकारी स्थितियों में डालने के मामले में सरकार सुरक्षात्मक उपबंध कर सकती है और वही सुरक्षात्मक उपबंध यहाँ पर किए जा रहे हैं जो दिख रहे हैं। क्लियर है बात सारी, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मामला है अपने आप में। इसके अलावा अगली न्यूज़ है हमारे पेज 4 से न्यूज़ थी, इसका रिलेवेंस था जीएस पेपर 2 में। तो जीएस पेपर 2 का जो रिलेवेंस रहा है यहाँ पर, उसमें हमारे टाइटल का कहना है होम मिनिस्ट्री ब्रिंग्स मूविंग आउट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक। तो देखिए फिलहाल होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक छोड़ रही है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि बीते 90 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है और 90 सालों से ज़्यादा समय से होम मिनिस्ट्री का जो मुख्यालय था वो नॉर्थ ब्लॉक में ही था, लेकिन अब नॉर्थ ब्लॉक छोड़ दिया है होम मिनिस्ट्री ने और होम मिनिस्ट्री पहुंच चुकी है अपने नए मुख्यालय में। कहाँ पर है? तो वो नया मुख्यालय है CCS यानी कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो देखिए दरअसल वर्तमान में हमारी सरकार ने बनवाया है जनपद पे एक नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। दरअसल दिक्कतें आ रही हैं हमारी केंद्र सरकार को, तो इसलिए केंद्र सरकार ने बोला कि भाई अभी हमारे सभी सरकारी मंत्रालयों को, सभी विभागों को एक ही जगह पर इकट्ठा करने की जरूरत है। अभी फिलहाल हमारे जो मंत्रालय हैं, उनके कार्यालय हैं, उनके जो विभाग हैं वो बिखरे हुए हैं दिल्ली में अलग अलग जगह।
कुछ सरकारी बिल्डिंग्स में है, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स में है जिन्हें किराए पर लिया गया है, जिसकी वजह से बड़ा पैसा खर्च होता है हमारी सरकार का। और इसके अलावा जब मंत्रालय बिखरे हुए हैं तो जब कभी भी कोई भी फाइल या किसी भी अधिकारी को आना जाना होता है तो उस दौरान खर्च भी ज़्यादा होता है, ठीक है, परिवहन की लागत भी लगती है और साथ साथ क्या होता है कि बाकी और परेशानियां भी चलती रहती हैं। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि सभी को एक ही जगह लाएंगे। एक जगह कहाँ लाना है? सभी को लाना है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। तो धीरे धीरे सब आएंगे। हालांकि अभी इसमें काम चल रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि ये काम पूरा हो गया हो, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इसकी ठीक की जा रही हैं, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बट फिलहाल होम मिनिस्ट्री के लिए चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हैं और होम मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ब्लॉक छोड़ दिया और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है यहाँ पर रहने वाले हैं 10 ऑफिस बिल्डिंग। 10 ऑफिस बिल्डिंग के मामले में 3 ऑफिस बिल्डिंग का काम अब लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें से एक में होम मिनिस्ट्री को फिलहाल पहुंचना है। इसके बाद धीरे धीरे बाकी और जो हमारे मिनिस्ट्रीज और कार्यालय हैं वो सब भी जाएंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय वो भी यहीं आएगा, हमारे रक्षा मंत्रालय, हमारे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वो सारे मंत्रालयों के कार्यालय यहीं पे ही स्थापित किए जाएंगे ताकि सभी के जो कार्य की एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जा सके, सभी को समायोजित करके रखा जा सके और एकीकृत व्यवस्था हमें देखने को मिले हमारे मंत्रालयों के और विभागों के काम के मामले में। यानी कि एक ही जगह रहकर सरकार अपना पूरा का पूरा काम संभाले, ये सरकारें सुनिश्चित कर रही है। अब लेकिन हमारे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों खाली हो जाएंगे तो उसका क्या होगा? तो देखिए, दरअसल हमारी सरकार ने जिस समय नई संसद भवन का प्रस्ताव किया था, नई संसद भवन के प्रस्ताव के समय ही हमारी सरकार ने एक और परियोजना की घोषणा की थी और वो परियोजना थी सेंट्रल विस्टा परियोजना। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना वही परियोजना है जिसके तहत राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो इसी सेंट्रल विस्टा परियोजना में एक खास घोषणा ये की गई थी कि आने वाले समय में हम लोग कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे और आने वाले समय के हमारे जो बड़े परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों में ये भी शामिल है कि सभी सरकारी मंत्रालयों के लिए एक ही जगह पर व्यवस्था की जाएगी। तो उसी के तहत हम लोग बना रहे हैं कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और इसी के तहत ये भी व्यवस्था की गई थी कि जब हमारा ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएगा तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के खाली हो जाने के बाद यहाँ बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जिसको नाम दिया गया है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी कि प्राचीन भारत से आज के भारत तक का पूरा संग्रहालय होगा। एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय बनाए जाने की बात यहाँ चल रही है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। तो ये हमारा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बनेगा, राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल आगे की तरफ ही। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो हमारे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर 347 कमरे फिलहाल होम मिनिस्ट्री को दिए गए और कुछ इसी प्रकार से ही आने वाले समय में सभी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एलोकेशन होगा। तो सोचने की बात यह है कि भाई 10 ऑफिस बिल्डिंग्स बनेगी, 347 रूम केवल होम मिनिस्ट्री के नाम पर है। तो सोचने वाली बात यह है कि बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स ये बनने वाला है। तो आने वाले समय में सभी चीज़ें ऐसी चलेंगी तो बहुत ज़्यादा खास हो जाएगा भारत का मामला। याद रखिएगा, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय भी और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए समझते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज जिसका रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में ही है। तो हमारी सरकार ने लोकसभा में प्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स बिल। अब स्पोर्ट्स बिल पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी पढ़ी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत सरकार एक स्पोर्ट्स नीति लेकर के आई है, खेल नीति, और सरकार जो खेल नीति लेकर के आई है उस खेल नीति के तहत भारत के सभी लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है, सभी वर्गों पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है, प्रतिभा को पहचान कर उसको प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। तो 5 स्तंभ बताए गए थे जो मैंने आपको प्रॉपरली कंप्लीटली एक्सप्लेन किए थे। हालांकि नीति के आने का मतलब और कानून के आने का मतलब दोनों एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। हालांकि जो खेल नीति आई थी उस खेल नीति को एक वैधानिक मान्यता दी जा रही है अब हमारे इस जो हमारा ये विधेयक आया उस विधेयक को कानून बना करके। तो विधेयक को कानून बनाना और नीति लाने का मुख्य पीछे उद्देश्य क्या है? तो हमारी सरकार फोकस कर रही है फिलहाल कि हम चाहते हैं देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाए वर्ष 2036 में। तो भारत 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी को बहुत ही मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है। अब इस दौरान ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में यूं ही नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको बड़े स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि भारत को खेल वातावरण के अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा और एक ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी, एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जो खेलों के अनुरूप हो और ओलंपिक परिषद उन चीज़ों को स्वीकार करे और माने कि हाँ भारत में हम लोग ओलंपिक का आयोजन करा सकते हैं।
हालांकि भारत में आज तक कभी भी ओलंपिक का आयोजन किया नहीं गया है, लेकिन पहला मौका हमें ये दिख रहा है कि जब ओलंपिक्स के आयोजन की बात चल रही है और सरकार बड़े ही महत्वपूर्ण तरह से अपने इस पूरे मामले को प्रस्तुत कर रही है। तो पहले सरकार को अपने स्तर पर सुधार करने होंगे। जब देश के स्तर पर सुधार हो जाएगा और जब ओलंपिक परिषद के अधिकारी आके जांच करेंगे, अगर वहाँ सभी चीज़ें उपयुक्त पाई जाती हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ही लाभ का विषय भी रहेगा। अब इसी लाभ के विषय के तहत ये भी समझने वाली स्थिति है कि अभी जो बिल आया है, इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। दो महत्वपूर्ण प्रावधानों में एक पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है एनएसबी और दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है एनएसटी। ठीक है, अब ये सोचते होंगे कि एनएसबी और एनएसटी का क्या मतलब है। तो देखिए, सरकार ने कहा है कि भाई नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अधीन सारे के सारे फेडरेशन रहेंगे, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ कोई बोर्ड हो या फिर वो फुटबॉल फेडरेशन हो, बैडमिंटन फेडरेशन हो, या फिर इसके अलावा हॉकी फेडरेशन हो, जो भी फेडरेशन वगैरह है। यानी कि हमारे आज के समय में जो देश की स्थिति खेलों में बिखरी हुई है, यानी कि हमारे देश में कोई भी खेलों के लिए एक छत्र बोर्ड नहीं है जो सारे के सारे बाकी बोर्ड्स को और फेडरेशन को संभाले। तो उन्होंने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाएंगे और नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अधीन हो जाएंगे सारे के सारे बाकी खेलों की बोर्ड और फेडरेशन। यानी कि अब किसी भी फेडरेशन को, किसी भी बोर्ड को कुछ भी काम करना है तो वो आकर के अब हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से काम करेगा। जैसे कि क्रिकेट के लिए क्या है हमारे देश में, बीसीसीआई। अब क्रिकेट का जो बीसीसीआई वो सारे निर्णय क्रिकेट के लेता है, लेकिन इससे ऊपर कौन, तो अब ये कह दिया गया कि भाई बीसीसीआई हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के अधीन रहेगा और स्पोर्ट्स बोर्ड से ही सारे के सारे काम को करवाना पड़ेगा। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का पालन देश में कराए, देश में एक अच्छा माहौल बनाए खेल का, न्याय संगत व्यवस्था हो पूरी तरह से, सभी क्षमताओं को, योग्यताओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिले। इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि देश को आने वाले समय में ओलंपिक के लिए तैयार किया जाए। फेडरेशन को मान्यता देना और रद्द करने की जिम्मेदारी भी इसी के पास होगी अगर कभी भी कुछ भी गलत काम पाया जाता है उस स्थिति में। तो इस प्रकार से बोर्ड बनाने का निर्णय ले लिया गया। बोर्ड में एक्सपर्ट्स होंगे, केंद्र सरकार ही चयन करेगी और सभी लोग मिलकर बोर्ड की व्यवस्था को संभालकर निर्णय लेंगे देश के खेलों के बारे में। इसी की तरह इन्होंने बनाया है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। अब नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के पास अधिकार जो होंगे वो सिविल कोर्ट की तरह होंगे, दीवानी या फिर हम कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट की जिम्मेदारी ये संभालेगा और इसके साथ साथ ही इसके निर्णय सभी के लिए लागू होंगे। देश भर में जो भी चुनाव से लेकर के चयन तक का मामला है, उस पूरे के पूरे मामले में जो भी डिस्प्यूट आता है तो उन सारे डिस्प्यूट्स को ट्रिब्यूनल में उठाया जाएगा। सारी चीज़ें यही होंगी, जो भी फैसला देगा देश भर में सभी को मानना भी होगा। इसी के साथ साथ इसके फैसले के खिलाफ अगर अपील करनी है तो अपील करने के लिए जाना पड़ेगा सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे इसके फैसले के खिलाफ अपील की ही नहीं जा सकती है। इसके अलावा बीसीसीआई के लिए चीज़ों को बदल दिया गया, बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम में ला दिया गया। तो बोर्ड के अधीन तो है ही है, इसके अलावा बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट में भी शामिल कर दिया। यानी कि आप बीसीसीआई से कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी बीसीसीआई से आप जानना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में, निर्णयों के बारे में, आईपीएल के बारे में, वो सब कुछ भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए अच्छी ही हो गई। तो ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि भाई महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। जो भी फेडरेशन है उसकी जो कार्यकारिणी है कम से कम 4 महिलाओं का होना जरूरी है और 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का होना भी जरूरी है। महिलाओं के लिए निर्णय लिया गया। स्पोर्ट्स के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनके लिए, फेडरेशन में जो पदाधिकारी हैं उनके लिए निर्णय लिया गया कि आप अध्यक्ष के पद पे, कोषाध्यक्ष के पद पे, सचिव के पद पर 3 कार्यकाल तक ही रह सकते हैं और 3 कार्यकाल के बाद आपको कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ेगा, यानी कि वो पद छोड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति उस पद को, उस जिम्मेदारी को आके संभालेगा ताकि किसी का एकाधिकार ना हो और कोई व्यक्ति अपनी मन मर्जी से किसी प्रकार से नीतियों को प्रभावित ना करता रहे। ठीक है, कुछ मामलों में इन्होंने छूट दी है कि भाई जो पदाधिकारी हैं उस मामले में 70 की जगह 75 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। आप 75 वर्ष तक कार्य कर भी सकते हैं। तो कुछ ही मामलों में इन्होंने ये छूट भी दी है। तो ये सारे वो परिवर्तन है जो कुछ प्रमुख परिवर्तन हो जाएंगे इस देश के खेल कानून के आने के बाद। अभी विधेयक है, कानून बन जाएगा तो कानून बनने के बाद एक नई व्यवस्था हमारे देश में खेलों के लिए होगी, जहाँ पर सभी को खेलने का मौका भी मिलेगा, अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को प्रस्तुत करने का मौका भी मिलेगा और साथ साथ हमारे देश को ओलंपिक 2036 के लिए तैयार भी किया जाएगा। तो कैसा लग रहा है बिल, कमेंट में जरूर बताएं मुझे। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ का क्या कहना है। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो न्यूज़ का रिलेवेंस है जीएस पेपर 2 में। अब देखिए, इस न्यूज़ का कहना है 11 किल्ड इन क्लैश बिटवीन थाई एंड कंबोडियन फोर्सेस। तो देखिए, दरअसल आप लोग को मैंने पहले भी कई बार बताया कि इस समय हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर है फिलहाल वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है। अभी हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि लगातार 3 साल से अधिक समय हो चुका है, रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं हो रहा है। इसराइल की कभी पैलेस्तीन से वॉर होती है, कभी इसराइल लेबनान से भिड़ता है, इसके अलावा कभी हूती यमन के आ जाते हैं, या फिर अभी इसराइल और ईरान की कहानी हम लोगों ने देखी, भारत और पाकिस्तान की कहानी भी हम लोगों ने देखी। यानी कहीं ना कहीं झड़पें हो रही है। एक ऐसा ही मुद्दा नया निकल के आया है जब थाईलैंड और कंबोडिया दोनों की सेनाओं ने अब लड़ना शुरू कर दिया।
देखिए अभी फिलहाल मामला ये हुआ है कि दरअसल थाईलैंड का एक सैनिक लैंड माइन की वजह से मारा गया और थाईलैंड का ये कहना है कि उस घटना के लिए कंबोडिया जिम्मेदार है, जिसके बाद कंबोडिया के ऊपर हमले किए जाने लगे और लगातार हमले हो रहे हैं। अब फिलहाल ये दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है, गोलीबारी कर रहे हैं, बम भी दाग रहे हैं, सारा काम ये पूरी तरह से चला रहे हैं, तोपों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब वैसे तो ये मामला अभी का नहीं है, दरअसल ये कहानी मई के महीने से जुड़ी हुई है, जब मई के महीने में इन दोनों देशों के संघर्ष में एक सैनिक की मौत हो गई थी। उसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को बिगाड़ लिया, राजनयिकों को वापस भेज दिया, अपने लोगों को वापस बुला लिया, इसके अलावा आयात निर्यात पे भी प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अब जब ये लैंडमाइन वाली घटना हुई है, इसके बाद ये संघर्ष आगे बढ़ चुका है, अब दोनों ही देश आपस में झगड़ रहे हैं। हालांकि इन दोनों देशों के बीच में झगड़े का एक मुख्य बिंदु है प्रीवियर मंदिर। दरअसल इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि काफी लंबे समय तक कंबोडिया के ऊपर फ्रांस का शासन था। अब जिस समय फ्रांस का शासन था तो फ्रांस ने अपने शासन के दौरान 1907 में फ्रांस और कंबोडिया की सीमाओं और कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा को निर्धारित किया। अब जब कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा को निर्धारित किया तो ये पता चलता है कि 811 किलोमीटर लंबी सीमा थाईलैंड और कंबोडिया आपस में शेयर करते हैं। लेकिन इस दौरान थाईलैंड की ये मांग थी कि कंबोडिया की जमीन पर जो मंदिर है प्रीवियर मंदिर आपने उसकी सीमाओं में दे दिया, ये दरअसल थाईलैंड की जमीन पे होना चाहिए था, कंबोडिया की जमीन पे नहीं होना चाहिए था। स्वतंत्रता के बाद ये विवाद लंबे समय तक बना रहा और 1965 में ये मामला पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया कंबोडिया के हिस्से में कि कंबोडिया ही ठीक है, कंबोडिया का ही ये मंदिर है। अभी तो प्रीवियर मंदिर है, ये पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको बौद्ध समुदाय के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाने चला, तो फिर शिव और बौद्ध दोनों से ही ये जुड़ा हुआ भी है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ एक पक्ष देखने वाला ये भी आ जाता है कि जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हम लोग ये देखते हैं कि 2008 में भी तनाव आया। 2008 में कंबोडिया ने कहा कि वो अपने इस मंदिर को चाहता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवा ले, लेकिन वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि इस दौरान थाईलैंड ने इसका विरोध किया और थाईलैंड के विरोध के बावजूद दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। फिर मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला जाने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि चीज़ों को स्वीकार किया गया इस रूप में कि कहानी कंबोडिया को ही फेवर करती है और कंबोडिया के ही हिस्से में ये मंदिर होना चाहिए। तो अब फिलहाल दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी झड़पें हो रही हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी थी, तब तक ये न्यूज़ प्रिंट हुई थी, संख्या बढ़ती जा रही है। देखेंगे कि शांति कब तक होती है। हालांकि शांति होगी, बट कब होगी, कितने लोगों की जान के बाद होगी, ये बाद में देखने वाला मामला रहेगा। तो प्रीवियर मंदिर को याद रखिएगा, साथ साथ दोनों के बीच में डिस्प्यूट याद रखिएगा, थोड़ा सा इतिहास भी याद रखिएगा। पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के बीच का। केवल इतनी बात नहीं है, आपको समझना है भारत और यूके के बीच में हो चुका है एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट। दोनों देशों ने व्यापार समझौता भी कर लिया और दोनों देशों का व्यापार समझौता काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या हुआ है समझते हैं इससे जुड़ी सभी चीजों को। तो देखिए केवल व्यापार समझौता ही नहीं है बल्कि कुछ और चीजें भी है जो हमें समझनी है। जैसे कि पहली बात तो ये है कि भाई भारत के मामले में 99% टैरिफ लाइन तक की छूट दी गई है यूके के द्वारा, वहीं भारत ने कुछ मामलों में 95% और कुछ मामलों में 85% की छूट दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर टैरिफ में छूट मिल रही है ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमें समझना है वो है हमारा भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापार समझौता भी है, ये इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति है यहाँ पर भारत ब्रिटेन विजन 2035 की। दरअसल अभी तक भारत और यूके फोकस कर रहे थे रोड मैप 2030 पे, क्योंकि ये 2021 में संपन्न हुआ था जिस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे ब्रिटेन के। लेकिन अब दरअसल कहानी संभाल रहे हैं कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में इन्होंने 2035 तक संबंधों को कैसा रखना है वो डिसाइड किया। तो भारत ब्रिटेन विजन 2035 इसमें फिलहाल इन सभी दोनों देशों ने स्वीकार लिया, जिसमें विकास और नौकरियों की बात है, प्रौद्योगिकी की बात है, जलवायु की, रक्षा और सुरक्षा की बात इसमें की गई है। इसी के अलावा दोनों देशों ने अब कहा है कि हम चाहते हैं कि पारस्परिक दोहरे अंशदान समझौते पर भी कार्य किया जाए। तो ये तीसरा पहलू है। क्यों है तीसरा पहलू? क्योंकि भाई दरअसल दोनों ही देशों के लोग अलग अलग जगह काम करते हैं, भारत के कुछ लोग ब्रिटेन में काम करते हैं, ब्रिटेन के कुछ लोग भारत में काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए यह व्यवस्था है कि उन्हें दोनों देशों में टैक्स ना देना पड़े, एक देश में ही टैक्स दें, एक देश में छूट मिले, तो उस पर भी ये लोग समझौता करेंगे और चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। इसके अलावा भारत और यूके दोनों ने सहमति जताई है कि संयुक्त राष्ट्र के मामले में, सुरक्षा परिषद के मामले में, राष्ट्रमंडल के मामले में, WTO के मामले में, WHO के मामले में, IMF के मामले में और वर्ल्ड बैंक के मामले में बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए दोनों कार्य करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बात हुई है कि आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण पर भी सहयोग किया जाएगा। तो ये इनके सारे महत्वपूर्ण विषय रहे जो इन्होंने इस पूरे के पूरे मामले में डिसाइड किए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए यूके। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की 2 यात्राएं इस महीने, एक यूके की, एक मालदीव की है। यूके जाएंगे ट्रेड पैक्ट के लिए और मालदीव जाना है मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। वहाँ मुख्य अतिथि हैं फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों ही देशों को लाभ होगा अनेक मामलों में। फिलहाल अब टैरिफ की लाइन काफी कट हो चुकी है, तो वस्तुओं का आना जाना काफी तेज हो जाएगा। तो दोनों देशों की चीज़ों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये वाला पहलू भी।
अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी शॉर्ट न्यूज़ की। तो शॉर्ट न्यूज़ का क्या क्या कहना है, तो इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग न्यूज़ थी वो सब हमने कवर कर लिए। तो शॉर्ट न्यूज़ में पहली न्यूज़ है कि भाई दलाई लामा के लिए फिलहाल राज्यसभा के सदस्यों के एक समूह ने यह प्रस्ताव तैयार किया है कि दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो वर्तमान में जो 14वें दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, तो 100 सांसदों के हस्ताक्षर पे काम चल रहा है। हालांकि 80 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं फिलहाल, पर इनका ये कहना है कि जब 100 सांसदों के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे प्रधानमंत्री को, ताकि वो फिर दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय ले और कार्य को आगे बढ़ाए। इसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है यूनेस्को से जुड़ी। तो दरअसल यूनेस्को ने घोषणा की है कि भाई भारत के कुछ नए महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो यूनेस्को की 47th सेशन था जिसमें ये घोषणा किया गया है कि भाई भारत का एक महत्वपूर्ण परिदृश्य पूरा का पूरा, यानी कि जो हमारे मराठा युद्ध परिदृश्य, यानी कि मराठाओं के युद्ध से जुड़े हुए जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, वो 12 क्षेत्र हैं, उन 12 के 12 अलग अलग स्थलों को हम एक समूह के रूप में शामिल कर रहे हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो 12 अलग अलग क्षेत्र हैं, ये अलग अलग स्थान है। क्या क्या शामिल है इसके अंदर, इसमें शामिल है मराठाओं से जुड़ा हुआ सालहर किला, इसके अलावा शिवनेरी का किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पानहल किला, विजयदुर्ग, और इसके अलावा सिंधुदुर्ग, और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि तमिलनाडु की एक साइट है जिसका नाम है गिंजी किला। ठीक है, तो 11 साइट महाराष्ट्र की हैं और एक साइट तमिलनाडु की है जिसको शामिल कर दिया गया है फिलहाल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो मराठाओं के से जुड़ा हुआ ये निर्णय लेना अपने आप में महत्वपूर्ण रहा, चर्चा का काफी विषय रहा। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि हम चाहते हैं कि थिरुकुरल को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दिया जाए, और केवल थिरुकुरल को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा ही ना दिया है बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो तिरुवल्लुवर हैं उनसे जुड़ी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो कार्य हैं वो भी सभी समाज तक जाने चाहिए। और तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार एक सेंटर बनाए जहां तिरुवल्लुवर से जुड़ी हुई सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने के लिए बोला गया है भाई दिल्ली के अंदर। तो थिरुकुरल को राष्ट्रीय किताब घोषणा करने के लिए बोला इन्होंने, और तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए इन्होंने बात कही है। इनका ये कहना है कि तिरुवल्लुवर केवल एक कवि ही नहीं है बल्कि समाज सुधारक भी थे, उनकी शिक्षाएं समाज के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ये इनका प्रस्ताव था। हालांकि केंद्र सरकार का कुछ खास निर्णय नहीं है, बट चर्चा में रहा था थिरुकुरल और तिरुवल्लुवर दोनों, तो दोनों को समझना जरूरी है। इसके अलावा विदेश मंत्रियों की SCO समिट हुई थी जहां पर भारत के विदेश मंत्री मिले थे चीन के विदेश मंत्री से। तो उन्होंने बात की है कि भाई सीमा पे से अपने लोगों को हटा लेते हैं क्योंकि तनाव के बाद सहमति बन गई है, संबंध भी सुधर रहे हैं, लेकिन सैनिक अभी भी सीमाओं पे खड़े हैं, तो सीमाओं पे से सैनिकों को वापस ले लेते हैं। दोनों देशों के लिए ये अच्छा रहेगा। आतंकवाद पे भी आप सहयोग कीजिए, मिलजुल के दोनों देश एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, समृद्धि को बढ़ाते हैं, चीजें ठीक रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसमें कहा गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 स्कूल बंद हो सकते हैं। तो क्या है ये निर्णय, इसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश पेयरिंग पॉलिसी। दरअसल उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया गया है कि जिन भी स्कूल में 50 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा, और जो बिल्डिंग्स खाली होंगी उन बिल्डिंग्स के अंदर या तो किसी और प्रकार की बाल वाटिकाओं को खोला जाएगा या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाएगा कि वो वहाँ पर किसी और प्रकार का कार्य कर सकें, जिससे कि लोगों को कुछ और शिक्षा मिल सके या कौशल की शिक्षा मिल सके। तो अब दरअसल जब ये पेयरिंग पॉलिसी की बात सामने आई तो ये माना गया कि 5000 से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, और बच्चों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को दूर पढ़ने जाना पड़ेगा। कई कई बच्चों के लिए कुछ काफ़ी किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अब शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो गलत निर्णय माना जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सही निर्णय है, बट उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया है और ये कार्य हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगला जो यहाँ पर आर्टिकल है उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा राइट टू फ्री स्पीच का उल्लंघन कहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया पे हो रहा है। यानी कि लोग सोशल मीडिया पर अपने मन की बातें कुछ भी कह देते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनकी बातों का क्या दायरा है, उनके अधिकारों का क्या दायरा है, उनकी क्या सीमाएं हैं, और वो सीमाओं से परे अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। लोगों को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, अपने तरीकों का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अधिकार उनके पास में वैसे ही अधिकार दूसरे व्यक्तियों के पास में भी है। तो ऐसा काम नहीं करना है कि वो मन मर्जी से कुछ भी निर्णय लेते रहें, कुछ भी बातें कहें। इसे सीधे तौर पर कहा गया है कि ये अब्यूज ऑफ राइट टू फ्री स्पीच है, और सबसे ज़्यादा ये काम सोशल मीडिया पे हो रहा है, और लगातार ये उल्लंघन का मामला सोशल मीडिया पे बढ़ता जा रहा है।
अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी रशिया को, कहा था कि अगले 50 दिनों के अंदर समझौता कर लो, समझौता नहीं करोगे तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकता है और ये समझ लो कि 100% तक भी टैरिफ आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो एक बड़ी गंभीर स्थिति फिलहाल प्रस्तुत की है अगले 50 दिनों के लिए। तो 50 दिनों का काउंटडाउन रशिया के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप आजकल जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो देखेंगे 50 दिनों के बाद होगा क्या। बट बड़ी धमकी दी गई है और कहा गया है कि भाई बार बार के प्रयासों के बावजूद आप युद्ध विराम पे सहमत नहीं हो रहे हैं, सीज फायर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो भाई फिर चीज़ें गड़बड़ाएंगी और बाद में भुगतने के लिए तैयार रहना ये टैरिफ की स्थिति। इसके साथ ही भाई भारत ने रिसीव किया है GEF 404 इंजन LCA Mark 1A जेट के लिए। तो भारत ने बातचीत की थी भाई, कहा था पहले कि भाई हमें चाहिए ये इंजन हमारे फाइटर जेट्स के लिए, इसके लिए सहयोग हुआ, काफ़ी बातचीत हुई, बट फाइनली अभी हमें ये मिल चुका है। ठीक है, तो अमेरिका से हमें ये मिला है, लेकिन अभी फिलहाल कहानी ऐसी है कि दूसरा ही मिला है, अभी और भी मिलने बाकी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 12 और ज़रूरत है हमें। तो इस साल के अंत तक उम्मीद है कि ये सब मिल जाएंगे, जिसके बाद हमारा जो LCA Mark 1A जेट्स हैं, ये सारे के सारे जेट्स हमारे बहुत अच्छे से संचालन में आ जाएंगे। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई भी है कि हम लोग सब कुछ बना रहे हैं अपने स्तर पर, फाइटर जेट्स भी बनाते हैं अपने स्तर पर, हम लोग वेसल्स भी बनाते हैं, हम लोग पनडुब्बी भी बनाते हैं, लेकिन हमारे पास अपना खुद का इंजन नहीं है, तो इंजन हमें दूसरे देशों से ही लेना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आधार की है। दरअसल आधार की अथॉरिटी UIDAI, तो UIDAI ने दरअसल ये घोषणा की है कि भाई जिन भी बच्चों के आधार कार्ड 5 वर्ष से कम उम्र पे बने थे, 5 वर्ष की उम्र के बाद उनको अपडेट कराना ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं कराओगे तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर बाद में उनका महत्व नहीं रहेगा। और इसके अलावा अगर आप 7 साल के बाद उसको अपडेट कराते हैं तो आपको एक खास पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जो आपसे फीस के रूप में वसूली जाएगी। तो समय से अपडेट करवा लेंगे ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी का आधार कार्ड 5 वर्ष से कम उम्र पे बनता है तो उसमें बायोमेट्रिक नहीं होता, फिंगरप्रिंट नहीं होते, उसमें आइरिश भी नहीं होता, यानी कि आंखों के भी आपके स्कैन नहीं किया जाता। तो इसी वजह से इसको अपडेट किया जाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक अगली रिपोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में हमें ये पता चला कि कोर्ट सिस्टम के तहत 57% मामले अनटचेबिलिटी के, ठीक है, यानी कि छुआछूत के जो मामले हैं वो कोर्ट सिस्टम के तहत बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि 97% केसेस जो है वो पेंडिंग हैं। मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, वो सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं। और ज़रूरी है कि यहाँ पर न्याय हो, क्योंकि न्याय में देरी हो रही है। तो जितना ज़्यादा मामला रुका रहेगा, लंबित पड़ा रहेगा, वहाँ पर पता चलेगा कि न्याय लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसके अलावा केरल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो केरल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि देखिए भाई, हम कुत्तों के लिए इच्छा मृत्यु की व्यवस्था करेंगे, यानी कि कुत्तों को मारने का निर्णय लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कुत्तों की वजह से जब कभी भी ऐसा महसूस होगा कि वो बीमारी फैला सकते हैं, संक्रामक रोग फैला सकते हैं, तो ऐसे कुत्तों को मारने के लिए यहाँ पर सरकार ने डिसीजन लिया है और इसकी जिम्मेदारी दी है लोकल बॉडीज़ को, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं। स्थानीय निकायों को बोला कि भाई आप ऐसे कुत्तों की पहचान करो जो खतरा बन चुके हैं, ज़बरदस्ती काटते हैं या संक्रामक बीमारियाँ फैला रहे हैं, या बाकी किसी भी प्रकार से वो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, तो उसको मारने की छूट आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये डिसाइड किया है फिलहाल केरल सरकार ने। इसके अलावा अगली न्यूज़ है वो है भारत और अमेरिका की। दरअसल भारत सरकार ने अमेरिका से मांग की है जैवलिन के को प्रोडक्शन की। को प्रोडक्शन जैवलिन मतलब जैवलिन नीरज चोपड़ा वाला नहीं। दरअसल यहाँ जो जैवलिन है वो जैवलिन का मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दरअसल जैवलिन जिसे बनाता है अमेरिका, ये दुनिया की एक बहुत ही खास मिसाइल मानी जाती है और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो तीसरी जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत खास माने जाने वाली मिसाइल इसको कहा जाता है। अब ये समझ लीजिए कि इस मिसाइल का जो पूरा का पूरा मामला है वो चिंताजनक हो रखा है यहाँ पर। मतलब भारत के लिए, भारत चाहता है कि वो मिल के बनाए, तो इसलिए भारत आजकल थोड़ा टेंशन ले रहा है कि भाई मिल जाए मामला तो अच्छा है, हमारी चीज़ें मजबूत हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा हम लोग खुद को प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए भारत ने सभी चीज़ों को यहाँ पर आगे बढ़ाया है, कहा है कि भाई चीज़ों में सहयोग कीजिए। हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि अमेरिका का क्या जवाब आया, बट जो भी जवाब आएगा देखेंगे। बट भारत का प्रस्ताव अच्छा है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मामले मजबूत करना। और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए हर मामले में बेस्ट दिखाया खुद को, तो ज़रूरी है कि अलग अलग प्रकार से हम अपनी युद्ध की क्षमताओं को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए चलते भी रहें। इसके अलावा भाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की हमारे केंद्रीय
खेल मंत्री मनसुख मांडविया साहब से और मुलाकात करते हुए कहा है कि देखिए हमें चाहिए आपकी सपोर्ट, क्योंकि हम चाहते हैं अमरावती के अंदर एक वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर बनाना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार हमें मदद करे। हालांकि केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारी राजधानी अमरावती के अंदर हम नेशनल वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब भी बनाना चाहते हैं, ताकि जहाँ पर जल से जुड़े हुए खेलों में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके और अमरावती इस मामले में एक हब बने और हमारे सारा कार्य देश का वहाँ पर चले। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी राजधानी अमरावती के लिए कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा इन्होंने कुछ स्टेडियम वगैरह के विस्तार के लिए, इसको बनाने के लिए भी फंड लिया। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं उसमें पहला वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर और दूसरा इन्होंने बनाया था यहाँ पर नेशनल वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब का मुद्दा। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत किए कि भाई हम चाहते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट करे और इस काम को हम आगे बढ़ा लें। इसके अलावा आकाश प्राइम एक हमारी खुद की सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम हमारा। तो भाई इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारी रक्षा प्रणाली है आकाश। इसका हम लोगों ने टेस्ट किया है लद्दाख की ऊंचाइयों में। अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, खास है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये तीसरी और चौथी रेजिमेंट के लिए काम करती है और ये समझ लीजिए कि जितने भी हमले होते हैं उन सभी हमलों को रोकने के मामले में ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। ठीक है, तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म। तो मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म है ये हमारा। ठीक है, यानी कि इसको हम जमीन से हवा में फायर कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है वो है सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ को फिलहाल ट्रेनिंग दी गई है खास तरह के खतरों से निपटने के लिए। तो अलग अलग जगहों की पहचान की गई भारत में, जिसमें 17 धार्मिक जगह हैं, 21 परमाणु साइट्स हैं, इसके अलावा 14 हैं सेंसिटिव लोकेशंस, जिसमें सभी चीज़ों को शामिल करते हुए सीआईएसएफ को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई आप अच्छे से सारी चीज़ों की मुस्तैदी करो और सब कुछ संभालो। हालांकि हम लोग ये बात भी जानते हैं कि पार्लियामेंट पे कुछ समय पहले हमला हुआ था। पार्लियामेंट की सुरक्षा पहले सीआरपीएफ किया करती थी, लेकिन हम लोग सीआरपीएफ किया करती थी। पार्लियामेंट की जो सुरक्षा सीआरपीएफ किया करती थी, हमले के बाद सीआरपीएफ से सुरक्षा का मुद्दा ले लिया और सीआईपीएफ को सौंप दिया, सीआईएसएफ को सौंप दिया गया कि भाई अब आप ही पार्लियामेंट की सुरक्षा करोगे। इसके अलावा भारत के कुछ महत्वपूर्ण जगह, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे वो परमाणु साइट्स हो, या मतलब परमाणु संयंत्र हो हमारे, या फिर वो हमारे हों सेंसिटिव एरिया, सभी के लिए कहा गया है कि भाई अब जिम्मेदारियां संभालनी सीआईएसएफ को ही है। तो इसीलिए खास मामलों में ट्रेनिंग दी जा रही है सीआईएसएफ को। इसके अलावा जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसने भाई एक मुद्दा उठाया संसद में और मुद्दा उठाते हुए ये बताया कि हमारे देश में आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मुद्दा चिंताजनक होता जा रहा है। क्यों चिंताएं दिख रही हैं? क्योंकि दरअसल आधार कार्ड बन तो गया लोगों का, लेकिन लोग इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दरअसल जब कभी भी लोग अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए बायोमेट्रिक इस्तेमाल करते हैं या आयरिश इस्तेमाल करते हैं तो उनके बायोमेट्रिक वगैरह नहीं आते। फिंगरप्रिंट्स लगाने के बावजूद बार बार वो फिंगर प्रयास करना पड़ता है, उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, उन्हें पहचाना ही नहीं जाता। तो ऐसे कार्ड का क्या ही फायदा है कि भाई जिसका कार्ड है उसी व्यक्ति को पहचान नहीं मिल रही है और वो व्यक्ति अपने खुद के कार्ड का ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फी, तो पता चला था कि भाई हम लोगों को कि कैसे कैसे हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये हम लोगों से प्लेटफॉर्म फी वसूलते हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म फी होती बहुत कम है, 10-10 रुपये होती है, लेकिन आज के समय में इनएविटेबल हो गई। यानी कि जो भी प्लेटफॉर्म आजकल बन रहा है सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फी वसूल रहे हैं। ये सभी ने काम कर दिया और ये इनके लिए बड़ा ही फायदे का विषय हो गया, क्योंकि ये पता चलता है कि भाई वित्त वर्ष 2023-24 में केवल और केवल 83 करोड़ रुपए जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फी से ही वसूले और दिन भर में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जिससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो सारे के सारे ये प्लेटफॉर्म अब प्लेटफॉर्म फी लगा रहे हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म फी को स्विगी ने शुरू किया था सबसे पहले और 2 रुपये की ही प्लेटफॉर्म फी लगाई थी 2023 में, लेकिन आज के समय में 10 रुपये हो चुकी है और ये इनकी इनकम का एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन चुकी है। इसके अलावा अमेरिका ने WHO के ग्लोबल पेंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड को पूरी तरह से नकार दिया है। भाई काफ़ी लंबे समय लगाया और लंबे समय लगाने के बाद में WHO ने तैयार किया था अपना ग्लोबल पेंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड। अब दरअसल ये अकॉर्ड तैयार तो किया है, लेकिन इस अकॉर्ड को तैयार किए जाने के बाद दुनिया के कई देशों ने समर्थन भी दे दिया, लेकिन जैसे ही ये अमेरिका के सामने रखा गया तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि चीज़ें गलत है और WHO से पहले ही बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है अमेरिका। तो इसके बाद अमेरिका का तो यही मानना है कि WHO की नीतियाँ अच्छी नहीं है और जब कभी भी पैंडेमिक आता है, महामारी आती है, तो उस दौरान WHO के पास अपनी नीतियाँ नहीं होती, इसके कार्यक्रम प्रभावी नहीं है। तो इसी वजह से ये ज़रूरी है कि इसका सदस्य ना रहा जाए, क्योंकि इसको पैसा देना केवल और केवल पैसे को व्यर्थ करना ही है और कुछ नहीं है। जैसा कि लोग कोविड का भी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोविड में भी ऐसा ही हुआ था और WHO के पास अपनी कोई नीति नहीं थी पैंडेमिक से निपटने के लिए, तो क्या ज़रूरत है WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा अगली न्यूज़ ये है कि भाई भारत के लिए घोषणा हो चुकी है। फिडे ने घोषणा करते हुए कह दिया है कि भाई वर्ष 2025 में भारत में होगा
वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कि चेस वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया वेन्यू क्या रहेगा, बट इन्होंने कहा कि अलग अलग शहरों की फिलहाल अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो शहर बेस्ट लगेगा वहां पर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप करवाई जाएगी। ये चैंपियनशिप होगी 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। इस दौरान 206 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभी चीज़ें फाइनल है कि भारत में हो रही है, बट कौन जीतेगा पता नहीं। और यूपीएससी चेस से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या पता 2026 के क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा देखने समझने को मिल भी जाए। ठीक है। इसके अलावा सीबीएसई ने भाई सभी स्कूल्स के लिए, जितने भी स्कूल्स सीबीएसई एफिलिएटेड हैं, सभी के लिए कुछ खास दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं सीसीटीवी के। तो सीबीएसई का ये कहना है कि भाई विद्यालय के अंदर सारे महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी होना जरूरी है। और सीसीटीवी केवल विजुअल वाले ही ना हो, विजुअल के साथ ऑडियो भी जरूरी है। तो ऑडियो वीडियो वाले कैमरे लगाए जाने जरूरी है। इनका ये कहना है कि भाई अब आपको जो कैमरा लगाने हैं वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे लगाने हैं, लॉबी में लगाने हैं, कॉरिडोर में लगा रहे हैं, स्टेयर केसेस पे लगाने हैं, क्लासरूम में लगाने हैं, लेबोरेटरी में लगाने हैं, लाइब्रेरी, कैंटीन एरिया, स्टोर रूम, प्ले ग्राउंड और इसके अलावा बाकी और जो कॉमन एरिया है सभी में कैमरे होने चाहिए, ऑडियो और वीडियो वाले। इसके साथ वॉशरूम और टॉयलेट जो है उसको मुक्त रखा गया है कि इन जगहों पर नहीं लगाने, ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कैमरा लगाने का यह निर्णय सीबीएसई ने लिया है। महत्वपूर्ण है और खास है, होना भी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है यूएन कंसर्न बाय तालिबान अरेस्ट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स। तो देखिए, तालिबान का शासन 2021 में स्थापित होने के बाद अब अफगानिस्तान महिलाओं के लिए तो एक बहुत ही खराब जगह हो चुकी है, क्योंकि महिलाओं को ना तो उनके अधिकार मिल रहे हैं और ना ही महिलाएं पढ़ सकती हैं, ना ही वो किसी मामले में करियर बना सकती हैं, ना ही वो जॉब कर सकती हैं। महिलाओं के लिए नियम यही है, रिस्ट्रिक्टेड रहना है, घर में रहना है, बंद रहना है, और केवल अगर आप बाहर निकलेंगे तो अपनी आंखें ही दिखनी चाहिए, आपका चेहरा कोई और नहीं दिखेगा। बाकी आपका पूरा शरीर भी ढका हुआ होना चाहिए, इवन फिंगर्स या फिर पैर भी नहीं दिखने चाहिए। इन सभी का ढका होना बहुत ज़रूरी है। अब दरअसल ये देखा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में महिलाओं को अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एक मिनिस्ट्री बनाई है जो है वाइस एंड वर्च्यू मिनिस्ट्री। अब इसकी जिम्मेदारी है महिलाओं के पहनावे की जांच करनी। अब जब कभी भी कोई भी महिला प्रॉपर पहनावे के तहत नहीं होती है, ठीक से वेशभूषा नहीं पहनती है और शरीर के अंग दिख रहे होते हैं, तो उस दौरान उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में महिला को सजा भी दी जाती है, मारपीट भी की जाती है, कैद में भी रखा जाता है। तो इस मामले में चिंता व्यक्त की है यूएन ने और तालिबान को समझाया है कि इस नीति को बदल लो, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करो तो अच्छा रहेगा। बट तालिबान अपनी ही नीतियों में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगली न्यूज़ है, तमिलनाडु पुलिस ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसको नाम दिया है ई साक्ष्य, ताकि जितनी भी आप जांच करें उन सभी जांच के मामलों में आप खास तौर पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, जिससे कि सभी लोगों को, जितने भी जांच से जुड़े हुए विभाग हैं या फिर हमारे कोर्ट सिस्टम है, सभी को एक मंच पर लाया जा सके और सारे का सारा जो भी डेटाबेस है एविडेंस का, वो सारा डेटाबेस एक ही जगह पर प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि अलग अलग जगह पर एविडेंस के बिखरने की जो स्थिति है वो भी ना हो और आपको सारा कार्यक्रम एकीकृत रूप से मिल जाए, वो भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही एनडीआरएफ अब डॉग को ट्रेन कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं जब आपदा आती है तो बहुत बार डेड बॉडीज की पहचान नहीं की जा पाती है, उनको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो डेड बॉडीज को ढूंढने में के लिए कहा जा रहा है कि 6 डॉग्स की एक टीम तैयार की जा रही है जो आपदा के मामले में मदद करेगी और डेड बॉडीज को ढूंढने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी सभी चीजों में। अगली जो हमारी न्यूज टाइटल है उसका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर स्टेट्स ऑन प्रेसिडेंट्स पावर्स, प्रेसिडेंट गवर्नेंस पावर। तो देखिए, हम सब ये बात जानते हैं कि भाई अप्रैल के महीने में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि भाई किसी विधेयक पर गवर्नर की और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां। तो आर्टिकल 201 एंड 200 के अंदर बताया गया था कि आपके पास क्या टाइमलाइन है। तो फिलहाल हमारे जो BR गवई साहब हैं उन्होंने अभी फिलहाल केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को ये भेजा है कि भाई आप बताओ कि क्या राय है राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के मामले में कि टाइमलाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में ये सारा काम किया गया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की वजह से। दरअसल हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्न पूछे सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट को लिए ये व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है राष्ट्रपति के मामले में, राष्ट्रपति अपने लिए किसी भी मामले में सलाह ले सकती हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चीज़ें निर्धारित कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत और टाइमलाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अगस्त के महीने में सुनवाई होगी, तो सुनवाई से पहले अभी फिलहाल तैयारियां चल रही है, देखेंगे होगा क्या। इसके अलावा भारत को मिला है फर्स्ट बैच एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर का। तो अभी बीते दिनों राजनाथ सिंह ने बातचीत की थी अमेरिका के रक्षा मंत्री से कि भाई अपाचे कब तक आएगा, तो बोल दिया गया था कि अपाचे जल्द आ जाएगा। तो अपाचे का अभी पहला बैच आ चुका है, अभी धीरे धीरे और बैचेस भी आएंगे इसके, ये वाली चीज़ें भी तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पहले डिटेल में पढ़ाया था, अभी फिलहाल ब्रीफ में पढ़ना है। इसके अलावा अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि यूनेस्को से एग्जिट करेगा, तो ये तीसरी बार हो गया, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने एग्जिट किया था 1984 में,
उस समय रीगन थे राष्ट्रपति पद पर, तो उस समय इन्होंने एग्जिट किया था। दूसरी बार एग्जिट किया था 2013 में, सॉरी 2018 में, और तीसरी बार अब एग्जिट कर रहे हैं 2025 में। हालांकि 2025 में लिया गया निर्णय 2026 के अंत तक जाकर के लागू होगा। इसके पीछे का रीजन बताया गया है कि यूनेस्को इजराइल विरोधी प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इजराइल की विरोधी बयानबाजी यहाँ पर ज्यादा होती है, जो कि अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध है और अमेरिका के हितों के लिए ठीक नहीं है। 1984 में जिस समय एग्जिट किया था यूनेस्को से अमेरिका, उस समय रीजन ये माना गया था कि कोल्ड वॉर में यूनेस्को धन का कुप्रबंधन कर रहा है और अमेरिका के खिलाफ पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, तो इस वजह से रीगन साहब ने बाहर निकल गए थे इससे। हालांकि जिस समय 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने फिर दोबारा शामिल कर लिया था। इसके अलावा 2011 में एक बड़ी घटना ये हुई थी कि 2011 में पैलेस्तीन को स्वीकार किया गया था यूनेस्को का सदस्य, और उस दौरान भी अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि ये अमेरिकी नीति के विरुद्ध है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है। तो अमेरिका ने 2011 में कहा था कि पैलेस्तीन को स्वीकारना नहीं चाहिए था, जिसके बाद अमेरिका ने फंडिंग रोक दी थी, और केवल फंडिंग रोकी थी। पर फिर डोनाल्ड ट्रंप बने थे राष्ट्रपति, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में घोषणा कर दी थी कि भाई अब हम निकल रहे हैं बाहर, यूनेस्को हमारे लिए ठीक नहीं है और अमेरिका विरोधी है, इसराइल विरोधी है, ये सारे के सारे आधार दिए गए थे। लेकिन 2023 में जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे, तो 2023 में उन्होंने शामिल कर लिया था फिर से अमेरिका को। कहा था कि अमेरिका के बाहर निकलने के बाद जो दूसरी प्रतिस्पर्धी ताकतें हैं उनका वहां पर अब मजबूत पकड़ होती जा रही है, इसलिए अमेरिका को शामिल हो जाना चाहिए। अब 2026 में फिर दोबारा सेम रीजन दे करके ही इन्होंने एग्जिट यहां से करने के लिए कह दिया। तो 2026 के अंत तक ये जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से हम देखेंगे कि ये क्रियान्वयन में आ जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया रेस्क्यूज वीजास फॉर चाइनीज टूरिस्ट आफ्टर गैप ऑफ 5 years। तो देखिए अब फिलहाल ये भी चीजें हैं कि भाई 5 साल के अंतराल के बाद अब जो वीजा है चाइना के लिए शुरू कर दिया है, दोबारा से रिज्यूम कर दिया भारत सरकार ने। क्यों रिज्यूम कर दिया है? क्योंकि भाई अब काफी लंबे समय हो चुका है। पहले हम लोगों ने चाइना के लिए वीजा शुरू किया था, खासतौर पे व्यापारियों के मामले में और शासक छात्रों के मामले में। बट अब जो नई स्थिति है वो नई स्थिति ये कहती है कि चीज़ों को थोड़ा सा बदल रहे हैं और टूरिस्ट के लिए जर्नल वीजा की फैसिलिटी शुरू की जा रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग एक और न्यूज़ की हमारी, जो है मेघालय की। तो देखिए मेघालय का दरअसल एक कानून फिलहाल बहुत चर्चाओं में है। मेघालय हाईकोर्ट में ये मुद्दा पहुंचा है कि भाई मेघालय के अंदर ऐसी व्यवस्था चल रही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम इस्तेमाल करता है तो उसको ट्राइब के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता। दरअसल मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां हम देखते हैं कि मातृ सत्तात्मक स्थिति ज्यादा है, माताओं का नाम ही इस्तेमाल किया जाता है अपने नाम के साथ में। लेकिन अब दरअसल यहाँ पर एक समूह है जो चाहता है कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था स्थापित हो और पिता के नाम का भी इस्तेमाल किया जाए। इसी वजह से मामला जो है वो पहुंच गया है मेघालय के हाई कोर्ट में, और फिलहाल यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है द खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम ऑफ लीनेज एक्ट 1977 को। 1997 को इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको मुख्य मुद्दा बनाया गया क्योंकि यही कहता है कि माताओं के नाम का इस्तेमाल करना। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश का जो वंश कानून है वो ये कहता है कि माता और पिता दोनों का नाम ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि भाई इस मामले में चीज़ों को फाइनल किया जाए, और जो लोग पिता के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको पिता के नाम की इजाज़त दी जाए, जो माता का नाम करना चाहते हैं माता के नाम की इजाज़त मिल जाए। हालांकि आप लोग को क्या लगता है, क्या नाम ठीक है, माता का या पिता का? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद हमारी अगली बात है भारत की यूएनएससी में। दरअसल भारत ने यूएनएससी में पैलेस्तीन को लेकर अपना विचार प्रस्तुत करते हुए सीधे तौर पे ये कह दिया है कि देखिए भाई मेरी चाहत ये है कि पैलेस्तीन के लिए युद्ध विराम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मानवता का संकट हो गया। दोनों देशों के बीच सीज फायर की वजह से जो भी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों की वजह से स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी हो रही है, और फूड के मामले में, फ्यूल के मामले में, मेडिसिन के मामले में, सभी मामलों में परेशानियां हो रही है। इस संघर्ष के दौरान ये भी देखा गया है कि 95% तक हॉस्पिटल गाजा के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, नुकसान पहुंचा है, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और वहीं 6,50,000 बच्चे बीते 20 महीनों से स्कूल नहीं गए हैं, इनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो ज़रूरी है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम किया जाए, ताकि युद्ध विराम के बाद सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए, अच्छे से स्वीकार किया जाए, और उसके बाद सुधार के कार्य किए जा सके, जिससे कि लोगों को अच्छा जीवन मिल सके पहले की तरह, और ये पूरी की पूरी संकट की स्थिति लोगों के लिए समाप्त हो जाए। तो भारत ने अपना पूरा का पूरा रुख यहाँ प्रस्तुत किया। इसी के साथ आप लोग मेरे साथ कहाँ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर जुड़ सकते हैं, और क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग को ये फाइल मिल सके और आप लोग मेरे साथ इस प्रकार की अपडेट भी ले सके कि कहाँ कैसा प्रोग्राम चल रहा है। तो बस आज के द हिंदू रिवीजन प्रोग्राम में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें अपने इस रिवीजन प्रोग्राम में करनी थी, 2 हफ्ते का पूरा रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, रिवीजन आपकी अच्छे से हुई होगी। तो कुछ नहीं करना, फिलहाल कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताने हैं। कमेंट में व्यूज़ बताने के अलावा शेयर ज़रूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके साथ ही बने रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी पे। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।